चलो भाई, अब बातें बंद, अब करें आज का लेक्चर भी स्टार्ट। पता क्या नंदिनी, अब मोबाइल रख दे, ऊपर नहीं रखना किसी ने, टेबल पे नहीं, ठीक है, नीचे रखो मोबाइल। आज ना तुम्हारे साथ पता क्या, आज एक चैप्टर कोऑर्डिनेशन है और उसके बाद आगे जो 4 चैप्टर्स आएंगे वो ऑर्गेनिक के हैं। यानी हमारे ये 5 चैप्टर्स बड़े मेन है, ठीक है। ये 5 चैप्टर्स, इनमें पता क्या हमारे पास सिर्फ लॉजिक्स आएंगे। देखो बुक में चैप्टर सारे दे रखे हैं, रिएक्शन सारी दे रखी है। मैं भी बोर्ड पर रिएक्शन लिखता जाऊँ, इनको रट्टा लगा लो, वो गलत गलत हो जाएगा, ठीक। इसलिए आज ना तुम्हें बस लेक्चर ध्यान से सुनना है। आपको सारी चीज़ें नोट्स में भी मिल जाएंगी, मैंने भी देने हैं। सुनना इन द सेंस ये नहीं कि जैसे अभी हाथ का ऐसे करके बैठ गए, नोट करना है साथ साथ। पर ये है कि मेन चीज़ें समझने का है। जैसे देखो आज ना एक स्ट्रक्चर है, सिंपल सा अगर एक कंसेप्ट दूँ, मैंने आज आपको जब पढ़ाना है, मैंने आपको एक ऐसे लिखना है आयन C2O4 2 माइनस, ये लिखूंगा एक आयन, ठीक। मुझे पता है ये ना 2 बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। तो देखो अगर ये 2 बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, मैं इसको रट्टा लगाने बैठ गया C2O4 2 माइनस C2O4 2 माइनस, मेरी छुट्टी हो जाएगी। क्लियर। बेसिकली ये कौन सा आयन था, ऑक्सिलेट आयन। तुम लोगों ने ऑक्सिलेट आयन नहीं पढ़ा, पर ऑक्जेलिक एसिड की टाइट्रेशन तो की है 11th में। शायद पहली टाइट्रेशन ही ये कराते हैं ऑक्जेलिक एसिड की, किसके साथ, भी सोडियम कार्बोनेट। तो मुझे ऑक्जेलिक एसिड का ना इसलिए फॉर्मूला याद था, क्या था, H2C2O4। अब एक स्टूडेंट कहता खन्ना सर इतना बड़ा फार्मूला भी कौन याद रखे, मुझे नहीं याद रहता। मैंने ऑक्जेलिक एसिड बोला, तो ऑक्जेलिक एसिड को ना मैं इन दोनों को ऐसे नहीं, मैं ऐसे लिख सकता था COOH, यहाँ पर COOH लिख सकता था ऑक्जेलिक एसिड ऐसे। अब ये एसिड है, ये किसको बाहर करेगा, हाइड्रोजन को। अगर हाइड्रोजन को बाहर गया तो दैट मीन इसको मैं यहाँ पर CO माइनस और यहाँ पर COO माइनस लिख सकता था। अब इससे मुझे क्लियर हो रहा है यहाँ पर 2 बॉन्ड्स की फॉर्मेशन आएगी पक्का। कैसे, एक बॉन्ड बनेगा यहाँ से और एक बॉन्ड बनेगा यहाँ से। तो मैंने ना स्ट्रक्चर्स को आज यही करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ स्ट्रक्चर को तोड़ते रहना है, एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड करते मुझे लॉजिक्स मिलने शुरू हो जाएंगे। ये एक बॉन्ड बना सकता है, 2 बना सकता है, 3 4 या अप टू मैक्सिमम 6 बॉन्ड्स। क्लियर। ये स्टूडेंट कहता है सर 7 फिर क्यों नहीं करना, क्योंकि 11th क्लास में अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग प्रॉपर किया था, हमारा AB7 का सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है पूरी 11th और 12th में, IF7। क्लियर। इससे ऊपर कोई और एग्जाम्पल नहीं था। अभी मैक्सिमम बॉन्ड 7 इसी में सिर्फ बन सकते हैं, बाकी सब में क्या 6 बॉन्ड्स बनते हैं। इसलिए मैंने ना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपके साथ मोस्टली जो केसेस घुमाने हैं वो AB6 और एक कौन सा केस घुमाना है, AB5। इन केसेस को ज्यादा घुमाएंगे। तो बड़े स्टूडेंट कहते हैं खन्ना सर ये 7 का फिर कौन सा एग्जाम्पल आएगा, 7 का कोई एग्जाम्पल ही नहीं है कोऑर्डिनेशन में। तो मीन्स आज ना आपके साथ ऐसे बस स्ट्रक्चर्स के कुछ लॉजिक्स आएंगे। वो लॉजिक्स को क्या, मैं भी रट्टा लगवा दूं, नहीं भी इसको रट्टा लगा लो, हम लोग स्ट्रक्चर को एक्सपैंड करते जाएंगे, मुझे कोई ना कोई लॉजिक मिलता जाएगा। हाउ मेनी बॉन्ड्स कुड दिस कंपाउंड फॉर्म। क्लियर। इसलिए आज जो आपके साथ चैप्टर स्टार्ट करना था, दैट इज आवर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आज का हमारा जो नया चैप्टर है दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब तुम लोग बताओ 11th क्लास में अगर किसी को याद है 11th क्लास में ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहाँ पढ़ा था, मैं तो भूल भाल गया। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड किस चैप्टर में था, केमिकल बॉन्डिंग में याद है 4 तरह के बॉन्ड थे, एक आयनिक, एक कोवलेंट, और थर्ड कौन सा किया था, कोऑर्डिनेट, और फोर्थ कौन सा किया था, दैट वाज आवर हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर तुम में से जो मेरे साथ स्टार्टिंग के लेक्चर से थे, मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड पहले 2 लेक्चर में डिस्कस किया था। क्लियर। तब आयनिक और कोवलेंट भी किए थे, कौन सा बॉन्ड नहीं डिस्कस किया था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो तुम में से ना जो स्टूडेंट मेरे साथ 11th क्लास में थे, मैंने 11th में इसके सिर्फ 4 एग्जाम्पल लिए थे कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स के। कौन कौन से एग्जाम्पल कॉमन लेता था, एक H3O+, सेकंड कॉमन लेता था NH4+, थर्ड में यहाँ पर कॉमन लेता था दैट वाज आवर BF4 नेगेटिव, और फोर्थ में आपके साथ यहाँ पर लेता था NH3, और साथ में मेरे पास यहाँ पर क्या था, BF3। मैंने सिर्फ ये 4 एग्जाम्पल्स लिए थे। तो तुम में से ना सब ने तो नहीं, शायद एक आध ने पूछा था करना सर मेरा कोई फ्रेंड है वो तो कोई और सेक्टर के बैठा, आपने तो ये एग्जाम्पल्स कराए। 11th में सिर्फ हम लोग ये 4 एग्जाम्पल करते थे, ये भी बाद में करते हैं। मुझे एक बार बताओगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड था क्या। शेयर होता था, जब इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करते थे तो वो तो मेरा पास कोवलेंट बॉन्ड था, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, है ना। अब देख बोल आप ठीक रहे थे, क्या था, एक ने दिया इलेक्ट्रॉन पेयर और दूसरे ने क्या दे दिया, एम्प्टी ऑर्बिटल, दैट मीन शेयरिंग इसमें भी था।
जब हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड करते थे उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते थे, पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक क्या देता है, एम्प्टी ऑर्बिटल टू गिव अस फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। तो मैं आपको 11th में क्या कहता था, एक बार कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाए फिर मैं कोऑर्डिनेट और इसमें कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट, इनमें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। क्लियर? तो देखो अभी भी अगर किसी को डाउट था, खन्ना सर नहीं समझ आया क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये हाइड्रोनियम आयन लिखकर बैठा था, हाइड्रोनियम आयन। अगर 11th क्लास में किसी को याद है, हम लोग यहाँ पर H2O, इस पर एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते थे, इसका बॉन्ड बनाते थे किसके साथ, यहाँ पर विद H प्लस। ऑक्सीजन ने अब क्या दिया मुझे, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन ने मुझे यहाँ पर क्या दे दिया, एम्प्टी ऑर्बिटल। तो हमें यहाँ पर क्या हुआ, मेरे पास O फर्स्ट H और यहाँ पर सेकंड H, यहाँ पर ये लोन पेयर था, इसने हाइड्रोजन को डोनेट कर दिया यहाँ पर, और इस पूरे स्पीसीज पे ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव आ गया। क्लियर? एक बुक में ये फिगर बना मिल गया, पर अब जब आपने ना पढ़ा 12th क्लास में, खन्ना सर आप करा रहे थे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बुक में तो कोई एग्जांपल ऐसा है ही नहीं। इसी को मैं यहाँ पर 11th क्लास में ऐसे करता था, अगर 3 लाइनें ड्रॉ कर दूं दैट मीन इसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर कर सकता था। इसके इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर में मैंने क्या किया, ओ पर यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर सेकंड हाइड्रोजन, और यहाँ पर मेरे पास थर्ड हाइड्रोजन, और इस पूरे पे चार्ज मैंने क्या दिखा दिया, पॉजिटिव। तो दैट मीन तुम लोग चाहे हाइड्रोनियम आयन को ऐसे रिप्रेजेंट कर दो या ऐसे रिप्रेजेंट करो, मींस वन एंड सेम थिंग। क्योंकि एक बार कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया तब मैं कोऑर्डिनेट और कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता। इससे तुम्हारी मर्जी है, चाहे ये फिगर ड्रॉ कर दो चाहे ये, दोनों कंसेप्ट ठीक थे। अब यहाँ से जो नंदनी आप बोल रहे थे पूरा कंसेप्ट आ गया। एक ने मुझे क्या दिया, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक ने मुझे क्या दिया, एम्प्टी ऑर्बिटल। इनमें जो बॉन्ड फॉर्मेशन आया दैट इज नोन एज आवर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये था कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने का सिंपल सा एग्जांपल। अगर किसी को अभी भी डाउट आया, दूसरा केस कौन सा लिखकर बैठा था, NH4 प्लस, थोड़ा सा टाइम सेव कर लें। NH4 प्लस के लिए क्या कर सकता था, N का यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर सेकंड हाइड्रोजन, और यहाँ पर थर्ड हाइड्रोजन, यहाँ पर एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अमोनिया ये में यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, हाइड्रोजन प्लस आ जाएगा। अगर हाइड्रोजन प्लस आ गया तो इसकी मैं यहाँ पर 3 लाइनें ड्रॉ करके N, यहाँ पर 1H, यहाँ पर सेकंड, यहाँ पर थर्ड, और यहाँ पर फोर्थ, इस पे भी यहाँ पर चार्ज अगर मैं प्लस कर दूं तो आ गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन। कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन कि यहाँ पर इसने एक्स्ट्रा पेयर डोनेट कर दिया कहाँ पे, 2 हाइड्रोजन, तो आ गया ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन। अब बताओ 2 एग्जांपल्स एटलीस्ट क्लियर हुए सबको? अब आ रहे ये 2 एग्जांपल तो मुझे भी समझ आ गए। इसमें आप लोग सोचो, अगर ये BF4 नेगेटिव है, BF4 नेगेटिव है, इसमें क्या क्या कंबाइन कर सकता है? क्योंकि तुम्हारे ना कंपटीशन में सबसे आसान क्वेश्चन अगर कोई आया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो ऐसे आता है। मैं तुम्हें एग्जांपल दे दूंगा, तुम्हें बताना है किस किस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और किस में नहीं है। क्लियर? तो तुम लोग बताओ BF4 नेगेटिव अगर बनाना है आर्यन, अब कौन सी 2 चीजों को कंबाइन करूं जिससे ये बन जाए? सोचो, कोई सोचो BF4 नेगेटिव कैसे बन सकता है ना? क्योंकि BF4 नेगेटिव है, बोरॉन पे तो नेगेटिव कभी नहीं आएगा। क्लियर? बोरॉन पे नेगेटिव कभी नहीं आएगा क्योंकि बोरॉन तो क्या था, मेटल का रोल प्ले करता है, वो तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो यहाँ पे पक्का है, अगर मैं भी भूल भाल गया तो मुझे इतना पक्का है यहाँ पर F नेगेटिव तो आएगा ही आएगा। तो ये F नेगेटिव आ गया। अब F नेगेटिव को बाहर किया, बचा क्या, बोरॉन के साथ एक F, यहाँ पर सेकंड F, और यहाँ पर थर्ड F, ये बचा। अगर ये बचा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इधर डोनेट कर देगा। अगर इधर डोनेट किया तो हमें क्या हुआ, मेरे पास पूरे के पूरे इस पे चार्ज, नेगेटिव चार्ज घूम गया। और सुबह याद है आप एक बनाना बॉन्ड बोल रहे थे, वो यहाँ से स्टार्ट होता था BF3 में। तो BF3 को ना करके अगर जब हम लोग करेंगे P ब्लॉक एक्स्ट्रा क्लासेस में, ये बोरॉन फैमिली आएगा, P ब्लॉक का पहला ग्रुप 13th ग्रुप, वहाँ पे ये BH3 का आएगा। तो वहाँ पे क्या था, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है इसका ऑक्टेट पूरा, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और 6, इसका एम्प्टी ऑर्बिटल बैठा है। और फ्लोरीन के पास क्या था, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, इसने अपना एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो वी गेट फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब बताओ ये 3 एग्जांपल्स क्लियर हुए, कैसे किए थे? क्लियर? अगर ये क्लियर है, अब लास्ट भी सोच दो। लास्ट में आपके साथ क्या लिखकर बैठा हूँ, इसमें क्या हो सकता है, अगर NH3 और इधर मेरे पास साथ में क्या है, BF3। अब देखो बाकी सब पे मैंने चार्जेस दिखाए, इस पे कोई चार्ज नहीं है। जब इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे कोई चार्ज नहीं है, ऐसे कंपाउंड्स को ना एक पर्टिकुलर नाम दे रखा है, दीज आर नोन एज आवर एडक्ट, दीज आर नोन एज आवर एडक्ट प्रोडक्ट्स। ये मेरे पास यहाँ पर क्या था, दिस वाज नोन एज आवर एडक्ट प्रोडक्ट, ये एडक्ट प्रोडक्ट था। क्लियर? अब तुम लोग बताओ इसमें कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है NH3 और BF3 में?
है ना। NH3 के पास क्या था, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बोरॉन के पास क्या था, एम्प्टी ऑर्बिटल। तो दैट मीन्स अगर मैं इसका एग्जांपल यहाँ पर कंसिडर करता है N का, ये फर्स्ट H, ये सेकंड H और ये थर्ड H, इस पे ये लोन पेयर, इसने लोन पेयर डोनेट कर दिया कहाँ पे, बोरॉन को। तो ये 1F यहाँ पर सेकंड F, और यहाँ पर क्या आ गया, थर्ड F। अब मैंने बाहर कोई चार्ज नहीं शो किया, क्लियर, क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों न्यूट्रल नहीं है, दोनों के दोनों न्यूट्रल थे। तो जहाँ पे न्यूट्रल है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन आ गया, ऐसे कंपाउंड्स के कॉमन नेम दे दिया, दीज आर नोन एज आवर एडक्ट प्रोडक्ट्स, क्लियर। तो अब बताओ यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन आ गई, क्लियर। अब बताओ ये 11th क्लास के चारों एग्जाम्पल ध्यान में आए। अब ना स्टूडेंट कहता है खन्ना सर ये क्यों कराया, मैंने इसका क्या करना था। अगर मैं अब 12th क्लास का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बिल्कुल एक सिंपल सा एग्जांपल लिखता, मैंने सिंपल सा एग्जांपल क्या लिखा, कोबाल्ट। यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में क्या कर दिया, NH3 6, और इसके बाहर मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, Cl थ्राइस, क्लियर। इसमें ध्यान रखना आपको 11th क्लास में ना मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की इंट्रोडक्शन दी थी, याद है जब ऑर्गेनिक करा रहा था। अगर किसी को याद हो, वहाँ पे नाइट्रोजन का कन्फर्मेटिव टेस्ट करते थे और सल्फर वहाँ पे बनाते थे कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। तब मैंने आपको उनके नाम नहीं लिखवाए थे, मैंने कहा था भाई नाम 12th क्लास में देखेंगे, अभी बस 11th में लिख दो, वी गेट फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। और कोऑर्डिनेट कंपाउंड का एक लॉजिक दिया था, जिस कंपाउंड में ये ब्रैकेट्स आ गई, ये ब्रैकेट्स आ गई, कोई रेक्टेंगुलर ब्रैकेट बोलता है, कोई स्क्वायर, दैट इज आवर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक लॉजिक था। और आज मेरे से क्या ध्यान रखो, ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट कभी भी टूटता नहीं है, ये पार्ट हमेशा अपनी आइडेंटिटी को रिटेन रखता है। दिस पार्ट ऑलवेज रिटेन इट्स आइडेंटिटी। अब देखो इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बन रहा, कैसे, नाइट्रोजन के पास क्या, लोन पेयर। कोबाल्ट का अगर तुम में से किसी को याद हो 11th क्लास में किया था, आयरन के बाद क्या आता था, कोबाल्ट। आयरन का एटॉमिक नंबर क्या था, 26। तो कोबाल्ट का यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या था, 27। अगर अब इसकी ना कॉन्फ़िगरेशन लिखता है 27, तो यहाँ पे 18, 18 के बाद आता था 2 20, और साथ में क्या आ गया, 3D7। अगर नहीं आता अभी मुझसे कर लो, यहाँ पर जो कोबाल्ट की ऑक्सीजन स्टेट है, दैट इज बेसिकली 3। दैट मीन मैंने इसके 3 इलेक्ट्रॉन बाहर किए, 2 इलेक्ट्रॉन ये बाहर गए और एक यहाँ से गया, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी ऑर्गन और साथ में 3D6। अब तुम लोग बताओ ये ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, अभी नहीं, ना कंप्लीटली फिल्ड है ना हाफ फिल्ड है, दैट मीन इसका एम्प्टी ऑर्बिटल बैठा है। और अमोनिया के पास क्या था, लोन पेयर, आ जाएगा इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन। अमोनिया क्या देगा, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कोबाल्ट मुझे क्या दे देगा, एम्प्टी डी ऑर्बिटल या कोई और ऑर्बिटल खाली सप्लाई कर देगा, टू गिव अस फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसलिए मैंने ना ये सारे एग्जांपल रिवाइज कराए थे कि अगर 11 का पहले कंसेप्ट तो याद आए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड था क्या। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हर बार एक देता है एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और दूसरा सप्लाई क्या करता है, एम्प्टी ऑर्बिटल। तो यही कंसेप्ट हमारा यहाँ पे नहीं यूज आएगा, आएगा इस केस में यूज की अमोनिया ने लोन पेयर दिया और कोबाल्ट ने क्या दिया, यहाँ पर एम्प्टी ऑर्बिटल दिया, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन आ जाएगी। इससे याद है डी ब्लॉक एलिमेंट्स को नाम क्या दिया था, ट्रांजिशन। अभी तक क्या पढ़ा था, मेटल हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, यहाँ पे तो कोबाल्ट एक्सेप्ट करने नहीं शुरू कर देगा। इसलिए इनको याद है, कॉमन नेम क्या दे रखा है बुक्स में, मेटलॉइड्स। ये अभी तक तो हम लोग पढ़ते हैं सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, बट ड्यूरिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन दिस स्टार्ट्स एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा। ये स्टूडेंट को अभी भी लगा खन्ना सर मुझे नहीं समझ आया क्या किया है, एक और एग्जांपल क्लियर करें। यहाँ पे मैंने लिखा आयरन, यहाँ पर मैंने कर दिया वाटर 6, और इस पे चलो अभी बाहर मैंने चार्ज कर दिया 3+ समझाने के लिए, क्लियर। अब देखो यहाँ पे आयरन का एटॉमिक नंबर क्या था, 26। अगर 26 है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखूंगा, 18, फिर आगे क्या आ गया, 2 20, और साथ में क्या आ गया, 3D6। अब मुझसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो किया है, पर अब तो रिडॉक्स भी करा दिया आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। याद है इसकी अगर ऑक्सीजन स्टेट कैलकुलेट करूँ, वाटर क्या था, न्यूट्रल 0, तो यानी आयरन की ऑक्सीजन स्टेट +3 आ गई। अगर +3 आ गया तो यहाँ पे अगर मैं आयरन 3 कंसिडर करता, आयरन 3, 2 इलेक्ट्रॉन ये बाहर गए, एक इधर से बाहर गया, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई, ऑर्गन, और साथ में 3D5 आ गया ऑर्बिटल। वाटर के पास क्या थे, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आयरन के पास क्या था, एम्प्टी डी ऑर्बिटल अवेलेबल है। तो इनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन आ सकता है, आ सकता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन। ये थे हमारे कंसेप्ट। इसलिए याद करो 11th क्लास में किया था हाइब्रिडाइजेशन, है ना। हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग 11th के बेस पे आ जाए तो किस्मत अच्छा है, क्लियर। नहीं तो हाइब्रिडेशन के सारे केसेस जो कंपटीशन में आएंगे वो आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। जैसे ऐसे थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये मेरा AB6 को मैच कर रहा है, AB6 को। अगर किसी को याद हो AB6 की हाइब्रिडेशन करते थे sp3d2, करते थे।
पर वहाँ पे पहला ऑर्बिटल कौन सा आ रहा था, एस, यहाँ पे पहला ऑर्बिटल कौन सा पिक्चर में आ रहा है, डी। अभी यहाँ पे ना थोड़ी सी चेंजेस आनी स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए आज सिर्फ आपको इसलिए कह रहा था, आज जो लेक्चर्स है पूरे ऑर्गेनिक का बस समझने के मेन है। नहीं तो देखो मैं ये चीज़ें ना समझाऊँ, बुक में एग्जाम्पल दिए कहूँ रट्टा लगा लो, मैं तो खुद पागल हो जाऊंगा रट्टा लगाते लगाते। ऐसे बस लॉजिक से। तो यहाँ पे जो 11th क्लास में की थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और एक हाइब्रिडाइजेशन, इस चैप्टर में वो सारा का सारा पार्ट रिपीट होगा। क्लियर? तो अब बताओ एटलीस्ट मेरे साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स का कंसेप्ट क्लियर हुआ, कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा हमारे पास। क्लियर? सारे बॉन्ड्स की ऐसे ही कहीं ना कहीं पे फॉर्मेशन के कंसेप्ट आएंगे। ये एक देगा एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक मुझे क्या सप्लाई करेगा, एम्प्टी डी ऑर्बिटल या एस या पी, जो इसका खाली ऑर्बिटल पड़ेगा वो मुझे सप्लाई कर देगा। सो वी गेट फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स की फॉर्मेशन स्टार्ट होगी। अब बताओ एटलीस्ट एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का कंसेप्ट क्लियर हुआ। तुम लोग स्कूलों में कोऑर्डिनेट कंपाउंड यूज भी किया है टाइट्रेशन में, कराई है किसी ने KMnO4 की टाइट्रेशन विद मोहर सॉल्ट। मोर सॉल्ट कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या डबल सॉल्ट नहीं है। अगर किसी को याद हो उसकी कॉम्पोजिशन क्या क्या दी थी, कॉम्पोजिशन मोहर सॉल्ट, मैं तो भूल गया। क्या लिखते हो मोहर सॉल्ट को? हाँ जी, क्या लिखा था स्कूल में मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला? किया था? तो मेरे से कर लो, उसका फॉर्मूला क्या होता है, FeSO4 और साथ में क्या होता है अमोनियम सल्फेट और साथ में क्या आते हैं 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये था हमारे पास मोहर सॉल्ट। पर इसमें मैंने कहीं पे लगाई है ब्रैकेट नहीं ना, इसलिए इन कंपाउंड्स को नाम क्या देते हैं, दीज आर नोन एज आवर डबल सॉल्ट्स। ये डबल सॉल्ट थे क्योंकि दो सॉल्ट को मैंने मिक्स किया है। किस किस को, एक फेरस सल्फेट और दूसरा कौन सा मिक्स किया है, अमोनियम सल्फेट। इन दोनों को मिक्स करके कर रहा था। इसलिए ना लास्ट ईयर बड़े टाइम बाद, मैं क्या 7-8 साल बाद आया था सबसे आसान क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन डबल सॉल्ट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इनमें डिफरेंस आ रखा है, डिफरेंशिएट बिटवीन डबल सॉल्ट्स एंड आवर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हमारा भी आज जो पहला टॉपिक इस चैप्टर का ना वो यही है, डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट्स एंड आवर दीज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब बताओ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स का थोड़ा सा लॉजिक क्लियर हुआ। अब याद है हर बार चैप्टर ब्रीफ अप करते हैं, तो इस चैप्टर में ना जो पहला टॉपिक आएगा अब लिखना शुरू कर लेना। अभी तक तो अगर समझ रहे थे ना, ये सारी चीजें तो आगे कहीं ना कहीं यूज आएगी। हमारा जो इस चैप्टर का पहला टॉपिक आएगा वो यही आएगा, डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट, difference between double salt and coordination compounds. डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इन दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। फर्स्ट टॉपिक जो आज कवर करना है, ठीक। सेकंड, अगर तुम्हें याद हो 11th क्लास में थर्मोडायनेमिक्स किया था। अगर तुम लोग मेरे से थर्मोडायनेमिक्स करते ना, मैं थर्मोडायनेमिक्स सीधा नहीं स्टार्ट करता था, पहले इंपॉर्टेंट टर्म्स ही क्लियर करते थे। याद है सिस्टम क्या है, सराउंडिंग्स क्या है, स्टेट फंक्शन क्या है, फिर वहाँ पे स्टेट वेरिएबल्स क्या थे, हम लोग थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या था, प्रोसेस क्या थे, सारी टर्म्स क्लियर करते थे। ऐसी ना मुझे इस चैप्टर में कुछ सर्टेन टर्म्स है, सर्टेन टर्म्स यूज्ड इन, अब ये वर्ड ना बार बार लिखना पड़ेगा, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म कर दूं CC, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। क्लियर? तो यहाँ पे आएंगी सर्टेन टर्म्स यूज्ड इन आवर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आज जस्ट अगर एक टर्म से इंट्रोडक्शन दूं आपको, यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, कोबाल्ट, यहाँ पर ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा था, Na3 6, और इसके बाहर मैंने चार्ज क्या दिखाया गया था, Cl थ्राइस। पता है आज एक टर्म बस इंट्रोड्यूस कर रहा था, आज शायद लेक्चर में आखिर तक वो टर्म थोड़ी सी डिटेल में आ जाएगी। यहाँ पे अमोनिया एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है, जो मुझे इस बॉन्ड की फॉर्मेशन में एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सप्लाई करे, इसे हम लोग एक प्रॉपर नाम देते हैं, दीज आर नोन एज आवर लिगेंड्स। इनको हम लोग नाम देते हैं लिगेंड्स, जो मुझे एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सप्लाई करे। ये मेटल एक्सेप्ट कर रहा था इनको, तो ये जो मेटल है जो इसे एक्सेप्ट करे, इसे हम लोग नाम क्या देते हैं, दिस इज नोन एज आवर सेंट्रल मेटल एटम। दिस इज आवर सेंट्रल मेटल एटम ओब्लिक आयन। ये एटम भी हो सकता है और आयन। तो आज से ना क्या होगा, ऐसे हमारे पास, इसलिए ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे MCQ में पहला आसान क्वेश्चन इसी से आता है। लिगेंड्स आएंगे कि कौन कौन से लिगेंड्स है जो जहाँ पर हमें लोन पेयर सप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम, एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो मुझे एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा फॉर फॉर्मेशन ऑफ दिस बॉन्ड, दीज आर नोन एज लिगेंड्स। इसलिए ना यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगी, ये CBSE में कई बार डायरेक्ट एक्सप्लेन करनी, ये तो कंपटीशन में यहीं से हमारा ये चैप्टर स्टार्ट होता है। क्लियर? इसके बाद जो हमारा थर्ड टॉपिक इंपॉर्टेंट आएगा ना, दैट इज आवर नॉमेनक्लेचर।
नॉमेनक्लेचर। पता क्या तुम्हारे नीट के पेपर में नॉमेनक्लेचर के क्वेश्चन आ जाते हैं, ऑर्गेनिक के भी और इसके भी। पर जेई के पेपर में ना मैंने जब भी नॉमेनक्लेचर पढ़ा है वो कॉर्डिशन कंपाउंड्स का आता है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चंस कम है, इसलिए हमारा नॉमेनक्लेचर ना ऑर्गेनिक का वो तुम्हें रिएक्शंस में आ जाता है। तुम्हें रिएक्शन में मैं नाम दे दूंगा, वहाँ पे तुम्हारा नॉमेनक्लेचर यूज में आएगा फॉर आवर जेई। पर नीट के पेपर में दोनों नॉमेनक्लेचर आ जाते हैं, कॉर्डिशन कंपाउंड्स का भी और साथ में ऑर्गेनिक का भी, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है। तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नॉमेनक्लेचर। और देखना तुम्हें ना डरा नहीं रहा था, जब इनका नाम लिखना शुरू करेंगे, इधर से लिखना शुरू करूंगा ना नाम, देखना वहां तक पहुंच जाएगा इनका नाम, इतने बड़े बड़े इनके नाम है कंपाउंड्स के। क्लियर? आज ही देखना अगर लेक्चर करेंगे ना, काफी बड़े बड़े नाम है इनके, लॉजिक्स है बस। नहीं तो अगर पता क्या, जैसे तुम बच्चे बोलते हो ये टंग ट्विस्टर है, कई बार जब नाम बोलो ना तो बड़ा बोलते बोलते कहीं ना कहीं उल्टा सीधा नाम बोला जाता है, तो देना तुम लोग हंसते भी बड़ा जब ये टॉपिक आता है ना। करना सर आपसे पूछूंगा नाम, तो आधे स्टूडेंट कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है, तो ये यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग भी बन जाता है नॉमेनक्लेचर। इसके बाद ना ये जो फोर्थ टॉपिक यहाँ पर आएगा, दैट इज आवर स्टडी ऑफ वार्नर्स थ्योरी। स्टडी ऑफ वार्नर्स थ्योरी। क्लियर? पता क्या, ये किसी भी पेपर में अगर आज तक ये वार्नर्स थ्योरी एक्सप्लेन करनी नहीं आई। इसके ना आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, और इस बार जो अभी री नीट हुआ है पेपर नीट का, अभी अगर मेरे पे विश्वास है बढ़िया, नहीं तो घर जाके देखना, 4 क्वेश्चन हमारे पास आए थे ऑन द बेसिस ऑफ कॉर्डिशन कंपाउंड। मेरे ख्याल 1 या 2 क्वेश्चन इसी पे आ रखे थे ऑन द बेसिस ऑफ वार्नर्स थ्योरी। क्लियर? ये वार्नर्स थ्योरी पे क्वेश्चन आ जाते हैं ये पेपर में ना। अभी तक तुम लोग याद है यहाँ पे जब हम लोग करते थे, जब मैंने ये लिखा है कोबाल्ट Cl3, तो बताओगे यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीजन स्टेट क्या है? +3। दिस वॉज आवर प्राइमरी वैलेंसी। वार्नर थ्योरी से क्या होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एग्जिबिट 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी। मेटल 2 वैलेंसी शो करेगा, एक प्राइमरी वैलेंसी और एक कौन सी शो करेगा, सेकेंडरी वैलेंसी। ये सिर्फ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में है, इसलिए यहाँ पे ना प्राइमरी और सेकेंडरी एजर्शन और रीजनिंग में कितने क्वेश्चन बन जाते हैं इनके प्राइमरी और सेकेंडरी के, लेकिन पॉइंट्स इसके 3 ही है इस थ्योरी के। और जब इसके क्वेश्चन करेंगे ना, मैं कहा 7-8 क्वेश्चन तो बन जाएंगे डिफरेंट वैरायटी के, और इनको मैं रिलेट किससे करता जाऊंगा, विद आवर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कंडक्शन के बेस पे, कंडक्शन के साथ इनको रिलेट करते जाएंगे, या वेंटो फैक्टर के साथ रिलेट करेंगे ऑन द बेस ऑफ दिस वार्नर्स थ्योरी। इस वार्नर्स थ्योरी के बाद ना जो 5th टॉपिक हमारा पास इंपॉर्टेंट आता है, दैट इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, अगर तुम लोग ना बुक में से लगे आइसोमेरिज्म के केसेस करने, इस चैप्टर को ना अगर कुछ साल पहले ये आता था पेपर में 3 मार्क्स का, तो जब मैं ये स्ट्रक्चर कराता था तो मेरे कोई खन्ना सर 3 नंबर के लिए इतने स्ट्रक्चर करने, फेंको इस चैप्टर को 3 नंबर के लिए कौन करे। क्लियर? पर अब क्या है, इस चैप्टर को ना हमने क्लब कर दिया 3-4 चैप्टर्स को, तो हो सकता है 10 नंबर का पेपर सिर्फ इसी में से आ जाए। कोऑर्डिनेशन मैं डी और एफ से कुछ डालू ही ना, क्योंकि अब मेरी मर्जी है, मैंने 15 नंबर 20 नंबर सारे ऐसे कंपाइल कर दिए कुछ चैप्टर्स को, तो हो सकता है पूरा का पूरा चैप्टर इसी में से आ जाए। तुम लोग बताओ 11th में कहीं आइसोमेरिज्म किया था? ऑर्गेनिक में किया था, 2 तो किए थे, एक स्ट्रक्चरल और एक कौन सा, स्टीरियो। तब वहाँ पे याद है मैंने आपको एक और आइसोमेरिज्म छोड़ा था, ऑप्टिकल, कहता था 12th क्लास में करेंगे। यहाँ पे आइसोमेरिज्म में एक और टाइप आ जाएगी, ऑप्टिकल। स्ट्रक्चरल भी है और स्टीरियो भी है, स्टीरियो के साथ घूम के एक और कौन सी आ जाएगी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, वो इसी में आएगी आइसोमेरिज्म। किसी भी पेपर में ना भविष्य आज तक ये नहीं आया डिफाइन करो आइसोमेरिज्म व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स, आज तक नहीं आया। तुम्हें कंपाउंड्स आएंगे, कंपाउंड्स में आइडेंटिफाई करना व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म दीज कंपाउंड्स एग्जिबिट। और कई बार कंपटीशन में क्या होता है, आइसोमेरिज्म और नॉमेनक्लेचर दोनों के क्वेश्चन कंपाइल कर सकते हो इकट्ठे, कि पहले आइसोमेरिज्म बता दो साथ में इसका नाम बता दो, तो 2-2 3-3 क्वेश्चन कंबाइन हो जाएंगे। इसके बाद जो हमारा 6th टॉपिक यहाँ पर आता है, दैट इज स्टडी ऑफ वैलेंस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। स्टडी ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बताओगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी 11th क्लास में भव्य बताएगा, कहीं पढ़ी थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी? कहाँ पे है ना, वहाँ पे मैंने 2 कंसेप्ट पढ़ाए थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के। एक कौन सा फैक्टर था, एनर्जी फैक्टर, और एक कौन सा था, ऑर्बिटल का ओवरलैप। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को थोड़ा सा और डिटेल, और इसमें कंसेप्ट किसके ले आएंगे साथ में, कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, अगर अब तुम लोग ना पिछले 5 साल का पेपर उठाओगे जेई का या नीट का, तो 3 या 4 बार तो पक्का है तुम्हें इसी के बेस पे क्वेश्चन आ रखे हैं। इसके बेस पे याद है 11th क्लास में जब करते थे पैरामैग्नेटिक है डाईमैग्नेटिक है, क्लियर, इनके बड़े क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन, और इसके बेस पे इनकी हाइब्रिडाइजेशन बता दो, ये पैरामैग्नेटिक है डाईमैग्नेटिक है, ये कलर्ड है या कलरलेस है नेचर में,
तुम बच्चे ना इनके कलर्स याद करते रहते हो, कलर कभी आए नहीं पेपर में। हर बार क्या आता है, रीजन आता है कि ये कलर्ड क्यों है और ये कलरलेस क्यों है, तुम्हें रीजंस के क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसलिए ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। और पता क्या, इस थ्योरी को हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि मैं जब नया नया पढ़ाता था ना, इसमें एजम्पशंस बड़ी थी। एजम्पशन पता क्या था, यहाँ पे जब पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक करना है, ये हम लोगों ने क्या किया था पहले ना, जब मैं यूनिवर्सिटी में था या जो बुक में एक्चुअल लॉजिक था, उन्होंने क्या किया, थ्योरी को ना पीछे से स्टार्ट किया था। अभी ये पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेचर पढ़ लेते थे, पैरामैग्नेटिक है या डाई है, उससे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से हाइब्रिडाइजेशन प्रिडिक्ट करते थे। पर पेपर में तुम्हारा क्वेश्चन क्या आता है, प्रिडिक्ट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस। तो मैं भी ना कई साल पहले तो स्टार्टिंग के 3-4 साल सबको कहता था भाई रट्टा लगा लो, मैं क्या करूँ, ये ऐसे है ये वैसे है। पर धीरे धीरे मैंने देखा थ्योरी में जो ड्रॉबैक्स है, उन ड्रॉबैक्स को ना दूर ये 7th कंसेप्ट करता है, दैट इज आवर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये जो थ्योरी है ना क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये इसके ड्रॉबैक्स को दूर करता है, क्योंकि ये में ना हमें सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देगा, कुछ लिगेंड्स क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग, कुछ लिगेंड्स क्या होते हैं वीक। उसके बेस पे ना मुझे ये टॉपिक समझाना आसान हो गया। इसलिए ना हमारे कुछ टॉपिक्स इकट्ठे चलते हैं। किसी ने काइनेटिक्स में ध्यान दिया था, मैंने 2-3 टॉपिक इकट्ठे उठाए थे। याद है कौन से टॉपिक इकट्ठे उठाए थे, मैं खुद भूल गया। गुड, गुड। ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी, मैकेनिज्म और साथ में रेट लॉ, 3-4 टॉपिक इकट्ठे उठाए थे। ऐसे ना मुझे ये 2 टॉपिक इकट्ठे उठाने पड़ते हैं, ताकि मेरा पूरा लॉजिक समझ आने लगे। और देखो जितना मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, जो मुझे लगता है, तुम्हें पहला मेरा टॉपिक मुश्किल लगता होगा, दूसरा, पर आधे लेक्चर में जाके तो चीज़ें इकट्ठी होने लग जाती हैं। ऐसे ही इसमें होगा, पहला केस तुम्हें मुश्किल लगेगा, दूसरा मुश्किल लगेगा, तीसरा मुश्किल लगेगा, 7th 8th केस तक आते आते तुम लोग वर्बली मुझे कराते जाओगे, खन्ना सर ये तो बड़ा आसान है, इसकी हाइब्रिडेशन ये है, इसका ये है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ये पैरामैग्नेटिक है, डाई है, सारी चीज़ें तुम लोग खुद करते जाओगे। क्लियर। तो यहाँ पे आएगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का कंसेप्ट। आखिर में जो हमारा लास्ट टॉपिक इसका 8th आता है, 8th टॉपिक, वो आएगा यहाँ पर, फॉर्मेशन ऑफ बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग इन, क्लियर। बैक बॉन्डिंग इन हम लोगों ने कहाँ पे लेना है, स्पेसिफिक केस ऑफ मेटल कार्बोनाइल। बैक बॉन्डिंग इन केस ऑफ मेटल कार्बोनाइल कंपाउंड्स। मेटल कार्बोनाइल कंपाउंड्स, एक अगर सिंपल सा एग्जांपल लिखूं मेटल कार्बोनाइल का, Fe और यहाँ पर CO5 कर दूं, Fe और CO5, तो यहाँ पे देखो आयरन क्या आ गया, मेटल, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड मेरे पास क्या आ गया, लिगेंड का रोल आ गया। तो यहाँ पे मैंने लिगेंड और मेटल को रिलेट कर दिया। ऐसे कंपाउंड्स को ना एक हम लोगों ने प्रॉपर नाम दे रखा है, दीज आर नोन एज आवर ऑर्गेनो मेटेलिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटेलिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अगर तुम्हें से किसी को याद हो, लास्ट टाइम काइनेटिक्स से जब न्यूमेरिकल करा रहा था MCQ, उसमें एक आपको ये इंट्रोड्यूस किया था, मैं भूल गया इसका नाम क्या लिखता था, RMGX को क्या बोलते थे, शुक्र है कोई तो बोला था, कौन सा था, ये ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट था। क्लियर। ग्रिग्नार्ड 11th क्लास में, इससे हम लोग हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन करते थे, इससे एल्केन की फॉर्मेशन था। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, ऑर्गेनिक का पार्ट एल्काइल आ गया, और मैग्नीशियम मेरे पास कौन सा आ गया, मेटल आ गया, मेटल। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक और मेटल का बॉन्ड बन रहा है, ऑर्गेनिक और मेटल, तो दीज आर नोन एज ऑर्गेनोमेटेलिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये ऑर्गेनोमेटेलिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। और पता क्या, इसमें ना सबसे जो रिएक्शन में इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था, और जिस दिन से उसने पूछा, मुझे इसकी रिएक्शन समझानी भी आसान होगी। तुम लोग बताओ, ये जो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट लिख कर बैठा हूँ, आर पे चार्ज क्या होना चाहिए, अगर मैं ये लिख कर बैठा था आपके यहाँ आर, इधर Mg, और इधर लिख कर बैठा था X। क्लियर। तो आर पे चार्ज क्या होना चाहिए, प्लस, नेगेटिव, या सर रहने तो पता नहीं क्या है ना, क्योंकि मैग्नीशियम यहाँ पर क्या बैठा, +2। अगर मैग्नीशियम +2 है तो पक्का है ये -1 और ये भी -1। क्लियर, ये आ गया। अब देखो अगर इसकी मैं रिएक्शन करूँ किसके साथ, विद HOH, वाटर के साथ, अगर वाटर के साथ रिएक्शन करूँ, तो यहाँ पे पक्का है आर पे चार्ज क्या, नेगेटिव, और हाइड्रोजन पे चार्ज क्या, पॉजिटिव। ये दोनों कंबाइन कर देंगे, मेरे पास हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन आ गई। और साथ में बचा गया मेरे पास, इधर मैग्नीशियम है, एक X तो था, दूसरा साथ में ये OH ग्रुप आके लग जाएगा। हम लोग सारी ऑर्गेनिक ना ऐसे ही करेंगे। और जिस साल से उस स्टूडेंट ने मुझसे पूछा ना, खन्ना सर आर पे चार्ज क्या है, मुझे सारी ग्रिग्नार्ड्स की रिएजेंट ना खुद याद करनी आसान हो गई थी। क्लियर। नहीं तो क्या था, बुक्स में ये दिया नहीं, तो जब उसने पहली बार पूछा ना, अब तो वो देखो डॉक्टर बन के यहाँ पे क्लिनिक चला रहा है अपना खुद, सेक्टर 8 में। तो उसने जब पहली बार पूछा था ना, खन्ना सर इस पे चार्ज क्या है,
मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ ले, तू क्यों पूछ रहा है चार्ज क्या है, रिएक्शन लिख रहा हूँ लिख ले। पर उसके आर पे चार्ज पूछने से सारी रिएक्शन समझानी आसान होगी आगे। क्लियर? क्योंकि आर पे हर बार चार्ज क्या पढ़ा था, पॉजिटिव है। मैं ही पढ़ाता था मीथाइल ग्रुप हैज गॉट टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, यानी हर बार चार्ज क्या होता था उस पर प्लस। पर यहाँ पर इसमें चार्ज माइनस आ गया, क्यों? यहाँ पे मेटल ने अपनी प्रॉपर्टी रिटेन रखी, उस पर चार्ज क्या था, +2 था। तो पक्का यहाँ पे आर और एक्स दोनों पे चार्ज क्या, माइनस है। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस आ जाएंगी। क्लियर? आगे ये लास्ट टॉपिक हमारे पास बैक बॉन्डिंग का। अब जो आप भी पूछ रहे थे ना, एक जो आप अब फिर कहेगा तारिश साहब मेरी बात ज़्यादा कर, वो जो सुबह बनाना बॉन्ड पूछ रहे थे, उसमें भी एक बैक बॉन्डिंग था और एक बैक बॉन्डिंग हमारी इस केस में आएगी। लेकिन जब ये 5 बॉन्ड है, याद है जिसने मेरे साथ स्टार्टिंग से लेक्चर किया था हाइब्रिडाइजेशन, मैंने ऐसे कराए थे हाइब्रिडाइजेशन के स्ट्रक्चर्स। अगर अब आपको याद हो हाइब्रिडेशन का, एक भी इधर करता था, एक भी इधर करता था, एक भी यहाँ पर, एक भी यहाँ पर और एक भी यहाँ पे करता था, AB5। ऐसे अगर मैं FeCO5 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करता है, Fe का, एक कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सेकंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ये थर्ड, यहाँ पर आ गया फोर्थ और यहाँ पर आ गया फिफ्थ। देखने में सब में सिंगल बॉन्ड लग रहा है, पर हमारा CBSE का आसान सा क्वेश्चन क्या आ जाएगा, दो दिस अपेयर्स टू बी सिंगल बॉन्ड बट ऑल दीज वर हैविंग डबल बॉन्ड करेक्टर। इन सब में डबल बॉन्ड करेक्टर था। पेपर में आ जाता है CBSE में, डिस्कस बैक बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल्स। कंपटीशन में क्या होगा, तुम्हें ऑर्बिटल्स का ओवरलैप आ जाएगा, इनमें कौन से ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो रहे थे टू गिव अस फॉर्मेशन ऑफ दीज कंपाउंड। तो जस्ट अगर थोड़ा सा हिंट देता, याद है 11th क्लास में किया था कार्बोनाइल। कार्बोनाइल पे क्या थे, लोन पेयर थे, और आयरन के पास क्या थे, एम्प्टी ऑर्बिटल थे। तो एक तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन आ जाएगा, कार्बोनाइल अपना लोन पेयर सप्लाई कर देगा आयरन के एम्प्टी ऑर्बिटल में, तो पहला एक बॉन्ड बन गया। पर जैसे ही आयरन को इलेक्ट्रॉन्स मिले, इसे अपनी ना प्रॉपर्टी याद आ गई। इसे याद क्या आ गया, मैं तो मेटल था, कहता मैंने इलेक्ट्रॉन कहाँ से गेन कर लिया, तो ये इलेक्ट्रॉन वापस थ्रो कर देता है कार्बोनाइल को। जब ये वापस थ्रो करेगा तो क्या करता है, इसको वापस डोनेट कर दिया, तो ये बॉन्ड सिंगल नहीं रहा, इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर नहीं आ गया। एक तरफ से ये कार्बोनाइल से इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है और दूसरी तरफ से ये इलेक्ट्रॉन पेयर उसको वापस डोनेट भी कर रहा है। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हुआ, बीच में घूमता रहा, ना ये प्योर सिंगल बॉन्ड रहा, ना ये प्योर डबल बॉन्ड रहा। इन सब में क्या होता है, दीज ऑल एक्वायर्ड सर्टेन परसेंटेज ऑफ डबल बॉन्ड करेक्टर। इन सब में डबल बॉन्ड आ गया, दैट वाज बैक बॉन्डिंग कंसेप्ट। ये था बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट कि इसने क्या किया, पहले तो इलेक्ट्रॉन ले लिए, आयरन ने एम्प्टी ऑर्बिटल था। क्लियर? पर इसे बाद में अपनी प्रॉपर्टी याद आ गई, कहता मैं तो मेटल था, यह कहाँ से ले लिए इलेक्ट्रॉन, ये वापस थ्रो बैक कर देगा कार्बोनाइल को। तो जब वापस थ्रो करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर बीच में घूमता रहा। अगर बीच में घूमता रहा, ना ये प्योर सिंगल बॉन्ड रहा, ना ये प्योर डबल बॉन्ड रहा। और इस पूरे कंसेप्ट को ना हम लोग नाम क्या देते हैं, साइनर्जाइजिंग इफेक्ट। हाँ जी, कहाँ पे, यहाँ पर इनमें आकर मैंने अभी कहा था कोऑर्डिनेट बॉन्ड की भी फॉर्मेशन साथ आ रही है। इसलिए 11th क्लास में क्या होता था, जब ये कार्बोनाइल करते थे, इन पे इंडिविजुअल चार्जेस फाइंड करते थे, फॉर्मल चार्जेस। 11th क्लास में इन पे फॉर्मल चार्जेस, ओवरऑल ये न्यूट्रल है, पर बेसिकली कार्बन ऑक्सीजन पे कोई ना कोई चार्ज था, एक पे +1 था और एक पे -1 था। वो 11th में था, कैलकुलेशन ऑफ फॉर्मल चार्जेस। जैसे अब देख, ओजोन का मॉलिक्यूल है, कहने को तो न्यूट्रल है, पर जब मैंने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया ओजोन का, ओजोन का स्ट्रक्चर का ट्राई किया, तो यहाँ पे सारे ऑक्सीजन न्यूट्रल नहीं थे, सिर्फ एक ऑक्सीजन जीरो लेकर बैठा ऑक्सीजन जेड, इसमें +1 और इसमें क्या होता है -1। इन पे फॉर्मल चार्जेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। क्लियर? ये 11th क्लास में कंसेप्ट थे, अभी उनमें मत लेकर जा। तो ये आ गया आखिर में जाकर साइनर्जाइजिंग इफेक्ट। क्लियर? व्हाट डू यू मीन बाय साइनर्जाइजिंग इफेक्ट, कि एक बॉन्ड जो बन रहा है वो दूसरे की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, ये CBSE में आ जाता है साइनर्जाइजिंग। कंपटीशन में तुम्हें आ रखा है कि इनमें कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। ये 11th क्लास में किया नहीं, मैं भी 11th में यही करा रहा हूँ आजकल, फॉर्मल चार्जेस। और शायद मेरे 11th वालों को याद हो, मैं आपको ये नहीं कराता था ANSU, आंसू के बेस पे, आंसू के बेस पे, उनके बेस पे ये सारे स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करते थे। नहीं किया तो मैं बता दूंगा बीच में कभी भी, अभी इसमें मत लेकर जाओ। बस मुझे ये जाना, कार्बोनाइल में ट्रिपल बॉन्ड था, अगर ट्रिपल बॉन्ड है और इन पे साथ में लोन पेयर था, ये लोन पेयर डोनेट कर देंगे मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल, मेटल इन्हीं इलेक्ट्रॉन को वापस थ्रो कर देगा उसके एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल में। इसमें कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 5। तो डी ऑर्बिटल तो आ गया, खाली S और P भी तो बैठे हैं। आप तो सिर्फ अभी और आयरन के डी ऑर्बिटल देख रहे हो, डी के साथ S और P भी तो खाली पड़े हैं, आ जाएंगे S और P भी साथ में।
और कहाँ तक जाएंगे, लास्ट केस अगर 7 का याद हो, sp3 और d3, ये 11th क्लास में लास्ट केस आता था IF7 का, IF7 का। इसलिए आप सिर्फ डी में घूम रहे हो 5, पर डी के साथ और ऑर्बिटल कौन से खाली पड़े हैं, एस और पी, तो ये सारे कंसेप्ट हाइब्रिडेशन के आने स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर? तो अब बताओ ये लास्ट टॉपिक तक क्लियर हुआ। अब इसके बाद ना एक शायद आपका आपके ग्रुप में ही है मेरे ख्याल स्टूडेंट जिसने मुझे कहा था वो एप्लीकेशंस आपके आया था भविष्य, आपको मिला था वो प्रोजेक्ट एप्लीकेशंस, है ना? तो लास्ट टॉपिक इसका आता है व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ आवर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इनके एप्लीकेशंस क्या है। तो देखो एक एप्लीकेशन जो मुझे अभी स्ट्राइक कर रही है, ये ना हार्ड वाटर की डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। जब भी पानी जो घरों में यूज़ करते हैं उसमें हार्ड वाटर चेक करते हैं कितना है। क्लियर? तो हार्ड वाटर होता है बेसिकली क्या है, वो TDS होता है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स। तो कुछ लिमिट तक तो हमारे टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स अलाउड है, अगर उससे ज़्यादा हो तो हमें हार्ट की प्रॉब्लम होना सबसे ज़्यादा चांसेस है। क्लियर? तो वो बेसिकली क्या होता है 20 ppm या 80 ppm तक अलाउड है। हाँ हमारे इंडिया में तो हाल बुरा हो रखा है, नहीं तो बेसिकली जो डॉक्टर्स ने हमें दी है वो 20 to 80 ppm ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन। पर अगर उससे ज़्यादा हो गए तो पक्का हार्ट प्रॉब्लम तो होगी होगी। क्लियर? और मुझे इसलिए ध्यान रहता है ये ज़्यादा क्योंकि हमारा घर था नंगल में, तो वहाँ पे पूरा डैम है ना, तो वहाँ पे TDS के कंटेंट ज़्यादा रहते थे। तो पहले अब आज से बात करूँ ये 82 83 की, जब उन्होंने डॉक्टर्स ने सर्वे किया ना, पंजाब में सबसे ज़्यादा जो हार्ट की प्रॉब्लम थी वो नंगल एरिया में हो रही थी, क्योंकि वहाँ पे जो सारा डैम का वाटर आ रहा है थ्रू रॉक्स आ रहा है, थ्रू रॉक्स, रॉक से सारा इकट्ठा कर रहे थे, वही पानी आगे सप्लाई कर रहे थे। तब एक्वा गार्ड में इतने कहाँ होते थे। ठीक है? तब उनमें टोटल डिजॉल्व सॉलिड ज़्यादा रहते थे। उसके बाद फिर वहाँ पे ना उन्होंने फिल्टर करना स्टार्ट किया, या एफ्लुएंट प्लांट वहाँ से स्टार्ट हुए थे। सबसे पहला प्लांट जो आया था वो भाखड़ा डैम में आया था। वहाँ पे उन्होंने एफ्लुएंट को स्टार्ट किया था कि जो पानी सप्लाई कर रहे हैं उसको थोड़ा सा फिल्टर करो ताकि ये हार्डनेस पानी की बाहर हो। क्लियर? तो ये इनका कॉर्डिशा कंपाउंड का सबसे बड़ा एग्जाम्पल ही ये है, टू मेजर हार्डनेस इन आवर वाटर। हार्डनेस मेजर करने के लिए टाइट्रेशन यूज़ करते हैं। उनमें जो यूज़ करते हैं ना, अगर आपने केमिकल अभी मुझसे पूछना है तो वो था EDTA। आज नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास इसका पूरा स्ट्रक्चर आ जाएगा EDTA का, इसका बेसिक फार्मूला क्या है। क्लियर? तो अब बताओ इस चैप्टर का एटलीस्ट इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ, कैसे कैसे पढ़ेंगे। तो आज जो पहला टॉपिक मैंने आज आपके साथ उठाना है, क्लियर, वो मेरे पास क्या था, डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट्स, और एक मैं क्या लिखकर बैठा था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। क्लियर? पता क्या, अभी आपको सारे डिफरेंस लिखवा दूंगा, पहले इनका लॉजिक क्लियर करें। सपोज मैंने आपके ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यहाँ पर ये लग रखा है आज फर्स्ट, कोबाल्ट। यहाँ पर मेरे पास क्या है, NH3 6, और इधर मैंने क्या लिया, Cl थ्राइस। और इधर मैंने ना डबल सॉल्ट का कॉमन सा एग्जाम्पल जो मुझे स्ट्राइक कर रहा है, पोटाशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, और साथ में क्या कर दिया, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। पता क्या, जब मैंने आपके साथ P ब्लॉक स्टार्ट करना है एक्स्ट्रा क्लासेस में, तो इस कंपाउंड को ना आप लोगों ने एक नाम दे रखा है, इस कंपाउंड को दिस इज नोन एज कैरनालाइट। इसे हम लोगों ने नाम दे रखा है कैरनालाइट। और तुम्हारे कंपटीशन में ना आसान सा क्वेश्चन क्या आ रखा है, गिव कॉम्पोजिशन ऑफ दीज केमिकल्स, उसमें ये बड़ी बार आ रखा है कैरनालाइट। तो ये पोटाशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। दूसरा तुम लोगों ने स्कूल में यूज किया है, कौन सा, ये मोहर सॉल्ट। मोर सॉल्ट, मोर सॉल्ट की अगर मैं कॉम्पोजिशन लिखूं तो क्या था, फेरस सल्फेट, और साथ में मेरे पास यहाँ पर क्या था, अमोनियम सल्फेट, और साथ में क्या था, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये आ गया मेरे पास यहाँ पर मोर सॉल्ट। अब मैंने क्या किया, इसको ना डिजोल्व कर दिया वाटर में, इसे भी डिजोल्व क्या कर दिया इन वाटर। जब मैंने इनको वाटर में डिजोल्व किया तो मानते हो ये मुझे टूट कर क्या दे देगा, K+, साथ में क्या दे देगा, Cl-, और साथ में क्या दे देगा यहाँ पे मैग्नीशियम आयंस। जब मैंने इसे पानी में तोड़ा, अब तुम बताओगे ये पानी में डिजोल्व होकर क्या क्या देगा, ये पानी में डिजोल्व करके कौन कौन से आयंस दे देगा, है ना। एक दे देगा मुझे Fe2+, साथ में मुझे कौन से आयंस दे देगा, NH4+, और साथ में कौन से आयंस दे देगा यहाँ पर, सल्फेट आयंस। ये आयंस दे दिए। अब ना आज से मेरे साथ याद रखना, पहली बार ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिख रहा था, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक लॉजिक था, ये जो पार्ट है ये पार्ट हमेशा अपनी आइडेंटिटी रिटेन रखेगा। क्लियर? दिस पार्ट ऑलवेज रिटेन इट्स आइडेंटिटी, लास्ट लेक्चर तक मेरे। क्लियर? जब मैं आपको क्या करूंगा, लास्ट बट वन लेक्चर, तब इसको तोड़ना शुरू करेंगे, वहां पे क्या आ जाएगा, इंस्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अभी तक क्या था, ये कंपाउंड स्टेबल है। अगर स्टेबल है, ये अपनी आइडेंटिटी रिटेन रखेगा। तो कई साल पहले ना मैं भी घर से रट्टा लगा के आता था, इन पे चार्जेस क्या 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 लिखना है। अब इसका लॉजिक लिखे, लिखने का इतना बड़ा फॉर्मूला था, तोड़ कर लिखना था, मुझे लिखना नहीं आता। मुझे ये लॉजिक याद था, ये टूटेगा नहीं।
अगर ये टूटेगा नहीं तो दैट पानी में डिजोल्व करके एक तो मुझे यही पार्ट मिलेगा, तो साथ में मुझे यहाँ पर और क्या मिलेगा, ये Cl तो टूटेंगे बाहर जो थे, Cl पे छोटी क्लास से पड़ा है चार्ज क्या -1, अगर Cl पे -1 है तो हमें ये पक्का थ्राइस आ जाएंगे क्योंकि इसके नंबर 3 है। अगर ये -3 है, अगर ये -3 है तो पक्का है इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे भी चार्ज +3 आ जाएगा। तो अब मेरे पास ब्रैकेट में क्या रह गया, यहाँ पर कोबाल्ट, और इधर मेरे पास ब्रैकेट में क्या रह गया, Na3 6। एक था घर जाकर रट्टा लगाना इसको ब्रेक करके, कोबाल्ट Na3 6 ऊपर चार्ज 3++3 Cl-, पेपर में भूल गए खन्ना सर ने ऊपर चार्ज कितना बोला था, मुझे नहीं याद। क्लियर, ऐसे इनके लॉजिक्स बनाएंगे कि ये पार्ट हमेशा अपनी आइडेंटिटी क्या रखेगा, रिटेन। अगर ये आइडेंटिटी रिटेन रखेगा तो ये अटेन और बाकी का सारा पार्ट क्या ब्रेक कर गया। तो ये था हमारा एक जनरल सा लॉजिक। अगर किसी को खन्ना सर नहीं एक एग्जांपल से क्या नहीं समझ आया, इसका एक और एग्जांपल लिखें, आयरन, यहाँ पे मैंने वाटर 6 और इसके बाद क्या कर दिया Cl थ्राइस। क्लियर, अब आप ब्रेक कराओगे ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टूट कर क्या देगा, हाँ जी ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टूट कर क्या देगा, मुझे नहीं आ रहा लिखना, चलो गुड, एक ऐसे आधे में से ऐसे डाल लो, एक तो ये मिलना है, एक तो ये मिलना है, साथ में मुझे प्रेशर यहाँ पर क्या मिलना है, Cl नेगेटिव, कितने Cl है 3, तो इस पे चार्ज पक्का +3, तो यहाँ पर ब्रैकेट में मेरे पास क्या घूम जाएगा, आयरन, और यहाँ पर मेरे पास क्या वाटर 6। क्लियर हुआ कैसे ब्रेक कर रहा था डबल सॉल्ट्स को और इनको, क्लियर हुआ कुछ कंसेप्ट ब्रेकेज का इनका। अगर ब्रेकेज का कंसेप्ट हुआ, एक स्टूडेंट कहता है खन्ना सर करा क्या रहे हो, करना क्या मैंने इसका, अभी मैंने क्या कहा था, पहला क्वेश्चन क्या आता है पेपर में, डिफरेंशिएट बिटवीन द डबल सॉल्ट्स एंड दीज, इनमें डिफरेंस आता है। अगर डिफरेंस आता है तो देखो यहाँ पे ना इन केसेस में, अब यहाँ पे पोटाशियम का कंफर्मेटरी टेस्ट, मैग्नीशियम और Cl का कंफर्मेटरी टेस्ट आएगा। जब मैंने इसे पानी में डिजोल्व किया, पानी में डिजोल्व किया, तब भी मुझे कंफर्मेटरी टेस्ट पोटाशियम का भी, Cl का भी और मैग्नीशियम का कंफर्मेटरी टेस्ट मिल गया। दैट मीन दीज आर रिजेंबलिंग इन प्रॉपर्टीज अमंग देमसेल्फ, ये रिजेंबल कर रहे थे आपस में प्रॉपर्टीज में। जब मैंने इसको टेस्ट किया अकेले को, फेरस सल्फेट को, मुझे आयरन और सल्फेट दोनों का कंफर्मेटरी टेस्ट मिला। स्कूलों में कर नहीं रहे तुम लोग सॉल्ट एनालिसिस, करा रहे ना, सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम कार्बोनेट, तो अमोनिया और कार्बोनेट दोनों का कंफर्मेटरी टेस्ट आता है। ये कंफर्मेटरी टेस्ट सल्फेट और अमोनियम आयंस का मिला। इसका भी मैंने कंफर्मेटरी किया, जब पानी में डिसॉल्व कर दिया तब भी ये सारे कंफर्मेटरी टेस्ट मिले। अब ना इस कंपाउंड को बेसिकली जब मैंने बनाया है, पता क्या, ये अभी क्लियर कर लेना क्योंकि जब डेफिनेशन लिखवाता हो तुम बच्चों को बड़ा डाउट आता है, ये कंपाउंड बना किससे, सोचो कि किसको कंबाइन करूं जिससे ये बन जाए। जैसे ऊपर वाला तो बड़ा आसान है, पोटाशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड को मिक्स किया तो डबल सॉल्ट बन गया, फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट को मिक्स किया तो ये मेरा डबल सॉल्ट बन गया। इसको बनाने के लिए क्या क्या यूज करूं, एक COCl3 लग रहा है और साथ में यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 घूम रहे हैं। अब अगर मैं इनकी फॉर्मेशन के लिए ये जो कंपाउंड है इनमें कंफर्मेटरी टेस्ट करूं, ये कोबाल्ट का भी कंफर्मेटरी टेस्ट देगा, Cl का भी देगा, और अमोनिया का मुझे एक चीज तो याद है पक्का, दिस हैज गॉट पंजेंट स्मेल, ये सारे कंफर्मेटरी टेस्ट मिल गए। पर जब मैंने ना इस कंपाउंड को स्टडी किया, इस कंपाउंड को, तब मुझे सिर्फ कंफर्मेटरी टेस्ट किसका मिला, Cl का। अब ना तो मुझे कोबाल्ट का कंफर्मेटरी टेस्ट मिला ना अमोनिया का, ये था कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स का डिफरेंस। These attain new characteristics and show different properties associated with our constituent salt, जिससे मैंने इसको बनाया था उनसे ये प्रॉपर्टीज अलग दिखाने लगे। दैट मीन्स अगर मैं इसका कंफर्मेटरी टेस्ट करूँ तानिश इस कंपाउंड का, तो यहाँ पे कोबाल्ट के आयनिक का मुझे कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं मिलेगा, इसने प्रीवियस आइडेंटिटी को लूज कर दिया और नए करेक्टरिस्टिक को अटेन किया। इन्होंने प्रीवियस आइडेंटिटीज को ही रिटेन रखा था। ऐसे देखो अगर यहाँ पर है, ये किससे बनेगा, थ्रू FeCl3 और साथ में 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो अगर मैं इनमें करूंगा, मुझे आयरन का भी कंफर्मेटरी टेस्ट मिला, Cl का भी मिला, पर जब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन गया इसमें मुझे आयरन का कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं मिलेगा। तो ये था हमारा डबल सॉल्ट्स और एडिशन कंपाउंड का सबसे मेन डिफरेंस, दैट दीज अटेन न्यू करेक्टरिस्टिक्स एंड लूज प्रीवियस प्रॉपर्टीज पोजेस्ड बाय आवर, किनके साथ, जो मेरे कोऑर्डिनेशन इनके कॉन्स्टेंट पार्टिकल से या कॉन्स्टेंट सॉल्ट से, इन प्रॉपर्टीज को इसने लूज कर दिया। ये था डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सबसे मेन डिफरेंस। क्लियर हुआ सबको, क्लियर हुआ मेन डिफरेंस क्या था इनमें, क्लियर। अब अगर एक चीज और ध्यान से देखो
तो यहाँ पर देखो मैं इन दोनों की रेशो क्या कर रहा हूँ, 1:1। इनकी भी देखो यहाँ पर रेशो क्या है दोनों की, 1:1। जब मैंने ये बनाया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इनकी रेशो 1:1 आ रही है। इनकी रेशो तो क्या घूम रही है, इसमें 1:6, इसमें क्या घूम रही, 1:6 घूम रही है। तो मुझे डिफरेंसेस मिलने स्टार्ट नहीं हो गए डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के। यहाँ से डिफरेंसेस मिलने स्टार्ट नहीं हो गए। पहला डिफरेंस आसान क्या हो गया, इन एक्वस फॉर्म और इन देयर रॉ फॉर्म दीज रिटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूएंट सॉल्ट, जिनसे इनसे बनाया है। पर डबल सॉल्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या हुआ, लूज देयर प्रीवियस प्रॉपर्टी एंड अटेन न्यू करेक्टरिस्टिक्स, इसने नए करेक्टरिस्टिक्स को अटेन कर लिया, तो पुरानी प्रॉपर्टीज को क्या कर दिया, लूज। सेकंड क्या था, जब भी मैंने डबल सॉल्ट बनाना है, दीज आर प्रेजेंट इन इक्विमोलर रेशो, ये सारे इक्विमोलर रेशो में थे। पर ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, दीज मे और मे नॉट बी इन इक्विमोलर रेशोस। नेक्स्ट अगर एक और डिफरेंस बोलूँ, यहाँ पे तुम्हें कहीं पे लग रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन पोटेशियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड में, पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तो डबल हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स की फॉर्मेशन है। अब तुम्हें से ना जैसे नेक्स्ट पॉइंट बोलता हो तुम, नहीं सर मेरी लैब में तो मोर सॉल्ट लिक्विड है। पता क्या, जब मैं प्रैक्टिकल करता था तुम्हारी सेल में, हम लोग मोर सॉल्ट की कंसेशन खुद बनाते थे, 1 मोलर 2 मोलर 3 मोलर 5 मोलर खुद बनाते थे। नॉन क्वांटिटी लेते थे मोर सॉल्ट की, उसको पानी में डिजोल्व करके खुद बनाते थे। पर अब ना तुम बच्चों को बड़ा आसान कर दी पढ़ाई। अब तुम्हारी लैब में क्या मिलता है, एम्प्यूल सोल्यूशन। एम्प्यूल मीन्स वो हम लोग मार्केट से बना बनाया लेकर आते हैं। तो तुम्हें लगता है मोर सॉल्ट लिक्विड फॉर्म में था, पर मोर सॉल्ट बेसिकली क्या था, सॉलिड फॉर्म में था। तो सारे डबल सॉल्ट सॉलिड फॉर्म में होते हैं। पर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, दीज कैन बी सॉलिड फॉर्म एज वेल एज इन लिक्विड फॉर्म। ये सॉलिड और लिक्विड दोनों में एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो देखो कितने डिफरेंस मेरे इन्हीं से क्लियर हो रहे थे। क्लियर, ये था हमारा डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का बेसिक। अब ना स्टार्ट करने से पहले एटलीस्ट ये एग्जांपल्स नोट कर लो जो मैंने बोर्ड पर लिखे थे, ताकि तुम्हें फिर इन टॉपिक्स को समझना आसान हो जाए। एक और एग्जांपल लिखवा दूँ इसका, याद है और कौन सा किया, क्योंकि इस बार ना जेई या नीट में ये क्वेश्चन आया है, पोटाश एलम। पोटाश एलम में हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर K2SO4 और इधर मैंने साथ में क्या लिया, Al2, और इधर मैंने क्या कर दिया, SO4 थ्राइस। इसके साथ मैंने यहाँ पर कर दिया 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इसको हम लोगों ने नाम क्या रखा है इस कंपाउंड को, यहाँ पर दिस इज नोन एज आवर पोटाश, दिस इज नोन एज आवर पोटाश एलम। क्लियर। अब तुम लोग बताओगे, ये तो मुझे सारे कंफर्मेटरी टेस्ट दे देगा, पोटाशियम का, सल्फेट का और एल्यूमिनियम का आ जाएगा, पानी में क्या मिलेगा टूट कर इसे। चलो गुड, एक K+, साथ में क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम 3+, और साथ में क्या मिलेगा, सल्फेट आयंस, है ना। इस साल ना तुम्हारे पेपर में आया है जेई या नीट में, क्या रखा है उन्होंने, ये देखकर डबल सॉल्ट और टिप भी दिया है कि ये डबल सॉल्ट है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ पोटाशियम एंड सल्फेट आयंस, व्हाट इज द रेशियो ऑफ पोटाशियम एंड सल्फेट आयंस, बताओगे क्या रेशियो घूम रही है पोटाशियम और सल्फेट की इनमें। अब देखो मैं तुम्हारे से होता है, मैं 2:1 देखता, आपने कौन सा देखा 2:3। पोटाशियम तो 2 है, पर सल्फेट 4 नहीं है, 4 नहीं है इसमें सल्फेट। अगर 4 है तो बेसिक रेशियो क्या रहेगी, ये इस साल के पेपर में क्वेश्चन था। क्लियर। तो जिसको ये कॉम्पोजिशन आती है वही टिक कर पाएगा। और पता क्या, अब जो पुरानी बुक्स है, अगर आपसे 15-16 साल पुरानी बुक्स है, तब हमारा ना चैप्टर का पहला टॉपिक ये होता था अक्रेंस। क्लियर। पर अब ने ये अक्रेंस खत्म कर दिया, पर तुम्हारे कंपटीशन में अभी भी क्वेश्चन आता है। जैसे जब मैंने आपसे पी ब्लॉक करना है, देखो ये घूमेगा मेरे पास, एल्यूमिनियम, बोरॉन एल्यूमिनियम की फैमिली में आएगा, 13 ग्रुप में आएगा, 13 ग्रुप में। तब मैंने आपको ये पोटाश एलम वहाँ पे लिखवाना है। यहाँ पे पोटाशियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड Cl लिखा है, Cl हेलोजेंस में घूम रहा है, हेलोजेंस में, ये मैंने आपका 17 ग्रुप में वहाँ पे लिखवाना है। ये सारे एग्जाम्पल आगे रिपीट होंगे, ये कर लो नोट तो अच्छा है, क्योंकि अभी एक बार अगर आ गया कॉम्पिटिशन तुम्हारे सीबीएसई में भी डाल सकता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो मुझे कंफर्मेटरी सारे मिल जाएंगे, पोटाशियम का भी, एल्यूमिनियम का भी और सल्फेट का, सारे टेस्ट मिल गए कंफर्मेटरी। अब तुम में से अगर किसी को जितना मैंने बोला अभी तक, जितना मैंने बोला है, अगर अभी तक थोड़ा सा ध्यान में आ रहा है, तो मैंने आपको ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कराते कहीं कोई हिंट दिया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। चलो पहले ये नोट कर लो फिर करते हैं, पहले यहाँ तक नोट कर लो ये एग्जांपल्स, समझ आए सबको ये एग्जाम। हाँ ये देख, ये K2SO4 और ये एल्यूमिनियम सल्फेट है, तो इसमें पोटेशियम के कितने आंसर, 2,
ये देख यहाँ पे पोटेशियम 2 है, सल्फेट 1 और 3 हो गए 4, तो रेशियो क्या आ गई 2:4। तो बेसिक रेशियो 1:2 नहीं रहेगी, कॉमन फैक्टर निकाल दिया। ये पोटेशियम प्लस SO4 2 माइनस सल्फेट आइंस, सल्फेट आइंस क्लियर। ये मुझे कैसे याद रहता है, H2SO4 भविष्य, ये H2SO4 से याद रहता है हाइड्रोजन +1 है तो सल्फेट पे पक्का -2 आ गया। अब बताओ यहाँ तक एग्जांपल्स क्लियर हुए कैसे करते हैं। अब मेरे ख्याल किसी का तो अगर तुम्हें से कोई ऐसे ही आपका फ्रेंड ही पूछ ले कि डबल सॉल्ट क्या है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, डिफरेंस बता सकते हो कि नहीं। मैं कहा ये तो कभी भूलेंगे भी नहीं, चाहे आपको 5 महीने बाद भी कोई पूछ ले तब भी बता दोगे डिफरेंस क्या थे इनमें। क्लियर, ये असर्शन और रीजनिंग के सबसे कॉमन क्वेश्चन है। असर्शन और रीजनिंग के बड़े ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, स्टेटमेंट्स आएंगी, बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं इनके। क्लियर, ये तो इस साल आ गया, मैं क्या 10-12 साल बाद आया है, डिफरेंशिएट बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इस साल के पेपर में था। और मेरे नोट्स दूंगा ना आपको, पहला टॉपिक ही मैंने ये दिया। अब बताओ सबको क्लियर हुए ये लॉजिक्स। हाँ 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, बाकी सब में 6 मॉलिक्यूल्स हैं सारे। इसमें पोटेशियम कितने आयंस है और एल्यूमिनियम सल्फेट 3 और 1 यहाँ पर है। एल्यूमिनियम का लिया ही नहीं मैंने, सिर्फ पोटेशियम और सल्फेट की रेशियो पूछी है। ये तुम्हारे अभी मैंने थोड़े दिन पहले पढ़ा, पेपर में आया था। इसीलिए ना तुम बच्चों को कहता हूँ अगर तुम्हें सिंसियरली पढ़ाना है तो मैं कुछ ना कुछ फ्री टाइम देखता रहता हूँ, कहीं कोई पुराना पेपर उठा लिया कहीं पढ़ा, तो शायद इस साल के पेपर में था, री नीट में आया, नीट में आया या जेई में आया, कहीं ना किसी पेपर में आया है ये क्वेश्चन कि इनकी मोलर रेशियो बता दो क्या है। हाँ ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, यही सबसे मेन चाहिए। अब बताओ यहाँ तक करते हुए डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का लॉजिक क्लियर हुआ। अब लिखें इनके डिफरेंसेस सारे। हाँ ये एग्जांपल नोट कर लो पहले। किनके, इनके नाम है, पूरा आगे मैंने टॉपिक लिखा है नॉमेनक्लेचर, अगर जस्ट आपने सुनना है, पर टेंशन मत लेना कैसे बोल दिया क्या। इसका अगर नाम बोलना है, कितने अमोनिया 6, तो इसका नाम आता है हेक्सा एमाइन। और कोबाल्ट ऑक्सीजन रेट क्या 3 है, हेक्सा एमाइन कोबाल्ट 3। और बाहर ये क्लोराइड आयंस कॉमन थे, इनका सिर्फ नाम लिखते हैं क्लोराइड। अगले वाले का अगर बोलना है, ये करेंगे हम लोग नॉमेनक्लेचर। ये मैं क्या करूँ, ये हमारे ना ओर्स के नाम है। ओर्स बेसिकली क्या होता है, जिनसे हम लोग मेटल्स को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर पाए। क्लियर, वो तो ये नाम तो मुझे खुद बड़े गंदे लगते थे, क्या करूँ दे रखे है बुक्स में, कैर्नालाइट। और ये दूसरा नाम तो आसान है मोर सॉल्ट, और ये भी आसान है पोटाश एलम। ऐसे अगर किसी ने इसका नाम सुनना है, अभी आगे करेंगे हम लोग डिटेल में। यहाँ पे 6 है तो हेक्सा आ गया, वाटर को बोलते हैं एक्वा, हेक्सा एक्वा। यहाँ पे फेरस आ गया, फेरस, और इसका ऑक्सीजन रेट 3, आगे क्या आ गया क्लोराइड। ये करेंगे नॉमिनेचर जब करेंगे वहां पे। आज तो बस इन कंपाउंड्स की ब्रेकेज देखो कैसे थी। हाँ जी हवान क्लियर हुआ सबको, कर दूं ऊपर। हाँ जी कर दूं ऊपर सबने। वान्या गौरिका सबसे पीछे बैठी है, आगे 3-4 तो खाली थी। अब देख इसके बाद करें इनको डिफरेंस, कर लो नोट पहले इनको। कुछ समझ आया, इसलिए आप देखो आपको बस कहा था अपना लेक्चर सिर्फ समझने का मेन है कि एक बार तुम्हारे समझ आ जाए। एग्जाम्पल तो इनका कोई एंड ही नहीं है। और अभी ना जब दूसरे ग्रुप में पढ़ा रहा था, ये खुशी बैठी आगे, उन्होंने कहा खन्ना सर हर बार सीएल ही रहता है, ये अलग अलग आते हैं। ये तो जस्ट मेरे दिमाग में ये एग्जाम्पल आसान लगता है, तुम्हें स्ट्राइक जल्दी कर जाता है, इसलिए मैंने ये किया है। कौन सा,
वो आगे आएगी, टर्म आएगी जब नेक्स्ट लेक्चर करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर, वो मुझे देगा कितने बॉन्ड्स की फॉर्मेशन है। पर देख अभी दो एग्जांपल में तो बड़ा आसान है, इन दो में तो आसान कैसे है, अमोनिया लोन पेयर दे रहा है, कितने 6 है, तो दैट 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनेंगे। क्या तो वो तो फिर हम मेरे से जब करोगे तो याद करने का कोई तो लॉजिक दूंगा आगे। 8 8 तो कहीं पे भी नहीं थे, 7 था सिर्फ एक में IF7 बस। हाँ इनमें इसलिए हम लोग हाइब्रिडेशन का यहाँ पे इसलिए तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी फिर पकड़ी है, वो 11वीं क्लास में जो समझ आ गया उसको थोड़ा सा और डिटेल ले जाएंगे। और याद कर अगर ऑक्टेट पूरा करना है तो ये कैसे बन गया, ये कैसे बन गया, इसमें तो ऑक्टेट से ज्यादा चले गए। ऑक्टेट रूल का तो ऑक्टेट रूल का तो हमने बैंड 11वीं क्लास में ही बजा दिया था हाइब्रिडाइजेशन करते हुए, क्योंकि ये IS7 में तो 14 इलेक्ट्रॉन आ गए। SF6 SF6 इसमें भी ऑक्टेट रूल की तो 11वीं में बैंड बजा दी थी। क्लियर। अब यहाँ पे क्या होगा, हम लोग हाइब्रिडाइजेशन और बैलेंस को इकट्ठा कर देंगे, इन स्ट्रक्चर्स को पढ़ देंगे। पता क्या, थोड़ा सा अगर तुम्हें हिंट दूँ कि गन्ना सर आपको ये चीज़ें कैसे क्लियर होती थी, हम लोग जब मैं यूनिवर्सिटी में था, क्लियर, हमने सपोज कोई नया कंपाउंड डेवलप किया, कोई नया कंपाउंड बनाया, तो जो नया कंपाउंड बनाते हैं ना, हम लोग उनकी स्टडी करते हैं एक्सरे स्ट्रक्चर। तो एक्सरे स्ट्रक्चर में सारे कोऑर्डिनेट, कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, सबकी फॉर्मेशंस वहाँ पे आती हैं। तो वहाँ से फिर हम लोग थ्योरीज निकालते हैं नई नई। तो क्या हुआ, सिंपल केसेस तो एक्सप्लेन हो गए ऑक्टेट रूल पे, जहाँ पे ऑक्टेट रूल फेल हुआ वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन उठा ली। अब यहाँ पर क्या होगा, मैंने हाइब्रिडाइजेशन और बैलेंस दोनों थ्योरीज को इकट्ठा कर देना है टू प्रिडिक्ट दी स्ट्रक्चर। क्यों, मुझे पता है ये नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है कंपाउंड, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो कोई तो लॉजिक देना पड़ेगा, ये बन कैसे रहा है, तो वहाँ पे चीज़ों को क्लब करना शुरू कर देंगे और कुछ नहीं। क्लियर। अब देख यहाँ पर ना मुझे आपको डिफरेंस कराना था। इधर मैंने लिखा आपके साथ डबल सॉल्ट, और इधर मैंने आपके साथ लिख दिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इन दोनों को पहले डिफ्रेंशिएट करना था, तो मुझे ना डिफरेंसेस इनके याद नहीं रहते, एक एक एग्जांपल लिख कर रख दूं। इधर मैंने एग्जांपल लिखा पोटाशियम क्लोराइड, साथ में क्या था मैग्नीशियम क्लोराइड, और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इसने मुझे यहाँ पर टूट कर क्या दे दिया, K+, साथ में क्या दे दिया मैग्नीशियम 2+, और साथ में क्या दे दिया Cl-। इधर मैंने एक एग्जांपल लिख कर रख लिया अपने पास कोबाल्ट, यहाँ पर मेरे पास क्या था NH3 6, और इसके बाहर मेरे पास क्या था Cl थ्राइस। अब भूल गया सिया, ये पानी में टूट कर क्या देगा, चलो गुड, मुझे भाई वही था कि मेरा लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं। तो एक तो पहले मैंने ब्रैकेट बना दी, एक तो पहले ब्रैकेट कर दी, साथ में मैंने बाहर यहाँ पर क्या कर दिया Cl-3, तो यहाँ पे पक्का +3, तो इधर मेरे पास क्या घूम गया कोबाल्ट, और इधर मेरे पास NH3 6 घूम गया। अब देखो इसको बनाने के लिए मैंने यूज कैसे किया था, KCl और मैग्नीशियम क्लोराइड को। इसको बनाने के लिए मैंने यूज क्या किया था, कोबाल्ट, Cl3 और साथ में 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3। अब ना अगर आपने ये दोनों के डिफरेंसेस लिखने से पहले ऊपर ये चीज़ें लिख ली, 4 5 डिफरेंस तो तुम्हारे खुद सच ही बन जाएंगे, तुम्हें कोई बुक में से क्रैम करना ही नहीं पड़ेगा अगर सिंपल लॉजिक क्लियर है। तो यार तुम्हें कहता था जब भी डिफरेंस करना है सबसे पहले दोनों की डेफिनेशंस ही लिख दे, तो लिखवा दूँ इनके डिफरेंसेस। अब समझ आया पूरा लॉजिक, तो ये एग्जांपल ऊपर लिख कर रख लो अपने पास, ताकि जब डेफिनेशन डाउट आए ना साथ ही मैंने ये पढ़ा देना, देखो ये कैसे कैसे बनाए थे। डबल सॉल्ट्स करूँ स्टार्ट। तो पहला क्या करा था, दोनों की बात डेफिनेशंस आ जाएंगी आसान सी, तो लिख लो डबल सॉल्ट्स आर दोज कंपाउंड्स, डबल सॉल्ट्स आर दोज कंपाउंड्स which break down which break down into their which break down into their individual ions, which break down into their individual ions when dissolved in water, individual ions when dissolved in water or in molten state, और इन मोल्टन स्टेट। देखो यही नहीं मैंने किया, इधर देखो
मैंने डबल सॉल्ट को पानी में डिजोल्व किया, अपने इंडिविजुअल आयंस में टूट टाट गए ये आ गई डेफिनेशन। अब दूसरी तरफ कौन सा था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, लिख लो एडिशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का लिख लो आगे, एडिशन कंपाउंड्स which retain their identity, addition compounds which retain their identity even when dissolved in water, addition compounds which retain their identity even when dissolved in water or in any other solvent, in water or in any other solvent, and are having completely different properties, and are having completely different properties from their constituents, and are having completely different properties from their constituents, are known as इनको नाम क्या दे दिया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। क्लियर हुआ कि नहीं? देखो इसलिए मैंने ना आपको ना ये एग्जांपल पूरा लिखवा दिया। तुम बच्चे ना यहाँ पे बड़े डाउट पूछते हो, इसने क्या किया, नई प्रॉपर्टी अटेन कर ली, नई प्रॉपर्टी में सिर्फ कंफर्मेटरी टेस्ट किसका मिला, Cl का, पर कॉन्स्टिट्यूएंट किसके थे इसके, कोबाल्ट Cl3 और अमोनिया, वहाँ पे अमोनिया की पंजेंट स्मेल भी थी और कोबाल्ट का भी कंफर्मेटरी टेस्ट था Cl का, इसने उन प्रॉपर्टीज को क्या किया, लूज कर दिया। ये था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का बेसिक। दूसरा डिफरेंस ट्राई कर रहा, इन दोनों की रेशियो क्या घूम रही, दोनों की कॉमन सॉल्ट्स की 1:1, इनमें मोलर रेशियो क्या घूम रही है इनकी 1:6। तो सेकंड डिफरेंस लिखना आसान हो जाएगा। इन दिस कॉमन salts are present in equimolar ratio, ये सारे इक्विमोलर रेशियो में आ गए। इनके जो कॉमन सॉल्ट्स है, दीज मे और मे नॉट बी कॉमन सॉल्ट्स मे और मे नॉट बी इन इक्विमोलर रेशियो। हाँ जी, दो डिफरेंसेस तो आसान बन गए। अब ना मैंने आपको इतने समझाया था, मैं भूल भाल गया, तुम लोग बताओगे कोई और डिफरेंस क्या बन सकता है दोनों में जितना मैंने समझाया है? हाँ जी, चलो आपने कह दिया। इनमें क्या था, डबल सॉल्ट्स हैव मोस्टली आयनिक बॉन्ड, these have got mostly ionic bond, इन सब में आयनिक बॉन्ड आ गया। पर इनमें क्या था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैव कोऑर्डिनेट बॉन्ड, these have got कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लिख सकता था ये डिफरेंस, आपके कहने पे मैंने ये भी लिख दिया डिफरेंस। सबको क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर? कोई और क्या बोला था मैंने, बड़ी कहानी सुनाई थी। मैं जब पढ़ता था तो हम लोग सॉल्ट खुद बनाते थे, तुम्हें एम्प्यूल सॉल्यूशन मिलते हैं। तो क्या था, ये जो डबल सॉल्ट्स है, दीज डबल सॉल्ट्स एग्जिस्ट एज इन सॉलिड फॉर्म, और ये क्या था, दीज कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड as well as liquid form. These can exist in solid as well as in liquid form. अब बताओ इन चारों डिफरेंसेस को याद करने के लिए है कहीं पे मुझे कोई भी चीज़ को क्रैम करने की ज़रूरत? अगर सिर्फ आपने ऊपर दो एग्जांपल्स भी लिख लिए, इसलिए तुम्हें अब भी मैं यही कह रहा हूँ, घर जाके अगर मेरा लेक्चर ना घर जाकर 25-30 मिनट भी पढ़ लो, जो पढ़ाया जाकर 25-30 मिनट पढ़ लो, सारा का सारा रिवाइज होता जाएगा इजीली।
पर वो है कि अगर घर जाके पढ़ो, नहीं तो क्या, जब मैं टेस्ट लूंगा तब पढ़ने बैठोगे तो 10-10 12-12 लेक्चर इकट्ठे छुट्टी हो जाएगी याद करने में। साथ साथ पढ़ने की आदत डाल दो। क्लियर। अब इसके बाद आगे फिफ्थ आ गया। फिफ्थ में याद है अभी मैंने आपको कहा था, इन दिस केस मेटल्स एग्जिबिट कौन सी थी, प्राइमरी वैलेंसी। इन दिस केस मेटल्स एग्जिबिट प्राइमरी वैलेंसी। पर जब हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स करेंगे, अभी मत पूछना, जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिटेल में करेंगे वार्नर थ्योरी, वहां पे आपके पास ये आ जाएगा, मेटल एग्जिबिट्स प्राइमरी as well as secondary वैलेंसी। ये प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों एग्जिस्ट कर सकते थे। क्लियर। और इसमें लास्ट डिफरेंस अगर लिखूं यहां पर, प्रॉपर्टीज ऑफ डबल सॉल्ट आर सेम, properties of double salt are same as properties of their constituent। लिख सकता था ये प्रॉपर्टी लास्ट डिफरेंस इनका, कि नहीं बताओ। हाँ जी लिख सकता था, प्रॉपर्टीज ऑफ दीज आर सेम एज ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इसमें क्या लिखूं, दीज ऑलवेज शो, डेफिनेशन में आ गया था डिफरेंट प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर डिफरेंट, properties of coordination compounds are different from their constituents। अब बताओ, ये सीबीएसई के पेपर में ना आपको 2 नंबर का क्वेश्चन सारा आया है, ये 6 के 6 पॉइंट याद करने कोई मुश्किल है। चलो 6 ना भी लिखे, 3-4 तो इजीली याद रह ही जाएंगे अगर इतना समझाया तो। क्लियर। 2 नंबर का सारा आना है पेपर में, अगर मैंने डाला। हाँ तुम्हारे स्कूल में कोई डाल दे 5 नंबर का तो मुझे नहीं पता, पर पेपर में बेसिकली अगर ये आया डिफरेंस तो ये 2 मार्क्स में ही आता है। इसलिए ना हमारा कहने को रह गया ऐसे टाइप क्वेश्चन, वो ऐसे टाइप कोई भी नहीं है। ऐसे टाइप वालों भी हम लोगों ने पार्ट्स और तुम्हारे तो और आसान कर दिया, उनमें चॉइसेस कर दी। कई साल पहले चॉइसेस नहीं थी, अब तो तुम्हारे पेपरों में इंटरनल चॉइसेस है। तो अब बताओ यहाँ तक पूरा ये लॉजिक क्लियर हुआ डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। तन्मय जो नहीं पढ़ा जा रहा मुझसे पूछ लेना, इसलिए मैंने तुझसे पूछा था। प्रॉपर्टीज ऑफ डबल सॉल्ट्स आर सेम एज प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। और इसमें क्या हो गया, प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो गई। तुम्हारे ना चेहरे पढ़ता रहता हूँ, देख रहे मैं कॉन्टिन्यूस देख रहा है। अब क्लियर हो गया डिफरेंस है सबको। क्लियर। अब मैंने इसके बाद क्या लिखा था भूल गया, सर्टेन टर्म्स। तो सर्टेन टर्म्स कर दो इसे ऊपर, कर लो नोट। कुछ समझ और थोड़ा सा कोई इंटरेस्ट बन रहा है, या क्या बोली जा रहा है, की बोली जा रहा है, कुछ नहीं समझ आ रहा। कुछ समझ आ रहा है कैसे समझा रहा था। क्लियर। तो इसलिए ना बस ये लेक्चर ऐसे, आज का लेक्चर मैं भी मानता हूँ थोड़ा सा बोरिंग लगता है क्योंकि चैप्टर की इंट्रोडक्शन थी सारी। क्लियर। अब नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड ना इसके स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे। तुम लोग बातें तो करते रहते हो ना सारे आपस में, तो जिससे पूछोगे जहाँ ये चैप्टर चल रहा है, स्ट्रक्चर याद करने सबसे मुश्किल लगते हैं। इनके स्ट्रक्चर याद नहीं होते, हम लोग इनके ना लॉजिक्स बना लेंगे। कर दो ऊपर। और क्या कराऊंगा, मुझे टॉपिक ही भूल गया क्या था नेक्स्ट, तू बता। आज सिर्फ एक टर्म इंट्रोड्यूस करनी है, आज एक टर्म बस, ज्यादा नहीं करूंगा। शाबाश, लेक्चर लेट शुरू कराते हो और छुट्टी जल्दी करानी है। खन्ना सर को ना बदनाम मत करा देना। तो सर्टेन टर्म्स यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, सर्टेन टर्म्स यूज्ड
बस आज पहली टर्म ही करेंगे, बाकी सारी नेक्स्ट लेक्चर में पकड़ेंगे क्योंकि इसको काफ़ी टाइम लगेगा। इसमें मैंने लिखा व्हाट डू यू मीन बाय दिस सेंट्रल मेटल एटम, या इसको वर्ड क्या दे दिया हम लोगों ने, सेंट्रल मेटल एटम और आयन। और सेकंड टर्म मैंने क्या कर दी, व्हाट डू यू मीन बाय लिगेंड्स, LIGANDS लिगेंड्स। हाँ जी, ये पता क्या, तुम लोग जब बुक्स उठाओगे सबके अलग अलग बुक है, किसी बुक में सेंट्रल मेटल एटम आयन अलग कर रखा है, लिगेंड्स अलग कर रखा है। मुझे पता है इनकी डेफिनेशन आपस में रिलेटेड है, इसलिए मैं इनको इकट्ठा कर देता हूँ। मैं आपको कराऊंगा, आप कहोगे खन्ना सर बुक में तो 10 दिए थे, आपने तो 6 में ही खत्म कर दिया। मैंने ऐसे कुछ चीज़ों को क्लब कर दिया ताकि मुझे दोनों को समझाना आसान हो जाए। क्लियर। अब मैं जितना मैंने समझाया है, इन दोनों को डिफाइन करना आसान नहीं है। अगर मैं ये एग्जांपल लिखता आपका आयरन, यहाँ पर मैंने लिखा वाटर 6, और इसके बाद ना अभी मैंने 4 क्या दिखा दिया, +3। एक और एग्जांपल यहाँ पर लिख दिया निकल, और यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में क्या कर दिया, कार्बोनाइल 4। ये 2 एग्जांपल्स कर दिए। तो 2 एग्जांपल में मुझे इतना ध्यान है, अगर ये कार्बोनाइल था, कार्बोनाइल तो इसके पास एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे। यहाँ पे वाटर है, वाटर के पास भी एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्लियर। तो एटम या ग्रुप ऑफ एटम, एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच सप्लाइज एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल एटम और आयन, दैट इज नोन एज लिगेंड। और जो सेंट्रल मेटल एटम क्या, विच एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर्ड बाय आवर लिगेंड्स, जो मेटल एटम इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर ले, फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दैट इज नोन एज सेंट्रल मेटल एटम और आयन। मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि इस केस में देखो निकल की बताओगे ऑक्सीजन स्टेट क्या है, इसमें कार्बोनाइट न्यूट्रल था, अगर जीरो है तो दैट मीन यहाँ पे निकल की ऑक्सीजन स्टेट जीरो आ गई। क्लियर, क्योंकि कार्बोनाइट न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल है तो जीरो था, तो निकल भी जीरो हो गया। इधर वाटर जीरो है पर आयरन पे +3 घूम गया, इसलिए मैंने लिखा था सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन, दोनों आ सकते हैं। क्योंकि कुछ एग्जांपल ऐसे आएंगे, और पता क्या, तुम्हारे कंपटीशन में सबसे आसान एग्जांपल यही आ रखा है। तुम्हें 4-5 कंपाउंड्स दे दूंगा, तुम्हें आएगा विच हैज गॉट लीस्ट ऑक्सीजन स्टेट, वेयर मेटल हैज गॉट लीस्ट ऑक्सीजन स्टेट। तो ध्यान रखना, जहाँ पे तुम्हारे पास कार्बोनाइल ग्रुप आ गया अकेला, अगर कार्बोनाइल ग्रुप अकेला आ गया तो पक्का है मेटल विल ऑलवेज कैरी लीस्ट ऑक्सीजन स्टेट, दैट इज जीरो, क्योंकि जीरो से तो नीचे जाएगा ही नहीं। हाँ जी, सारे के सारे। हाँ, बन सकता है। कैसे, जब मैंने आपका ये एग्जांपल लिया, निकल Cl4 2- बन सकता है। किसके बड़े एग्जांपल आएंगे आगे, मुझे करने तो दे। अब बताए इसमें कोबाल्ट की। हाँ जी, तो दोनों पे जीरो आ गया। ये ये बेसिकली कोबाल्ट है, और इधर तेरे पास क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड है, एक कोबाल्ट। और ये तो आपने कहा इसलिए मैंने दिमाग में आ गया एग्जांपल, ये सारे मेटल कार्बोनाइल्स के आगे एग्जांपल आएंगे लास्ट में। ये मेरे पास कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। और ये तो अभी तुम लोग एक नाम बोले हो, देखना जब धीरे धीरे आगे नाम बोलोगे ना, बड़े अजीब अजीब से नाम बोलोगे सारे। और मैं जब नया नया पढ़ाता था, बड़ा रुक रुक के बोलता था कि मेरे मुंह से कोई गलत वर्ड ना आ जाए, तो बड़ा रुक रुक के बोलता था कि आराम से बोले। ये तो तुम लोग देखना अभी कितना हंसोगे जब इसका नॉमिनक्लेचर करेंगे, ऐसे ऐसे नाम बोलोगे ना, फिर खुद ही कहोगे खन्ना सर ये क्या है, आप ही बोलते जाओ। अब इसलिए मेरे ये टंग ट्विस्टर है, तुम लोग जो मुझे कहते ना, पूछूंगा तुम सबसे आसान नाम। तुम बच्चों को पढ़ा रहे ना ऐसे ही, पता नहीं अब मेरे साथ इंटरेस्ट बन रहा है कि नहीं, ऐसे ही पढ़ाता हूँ मैं चीज़ों को। अब बताओ यहाँ तक ये लिखवा दूँ डेफिनेशन दोनों, लिख, बस लास्ट डेफिनेशन है बस, व्हाट डू यू मीन बाय लिगेंड्स, लिख लो। द डोनर एटम, द डोनर एटम कॉमा मॉलिक्यूल्स, द डोनर एटम कॉमा मॉलिक्यूल्स और एनाइंस, और एनाइंस, क्योंकि एनाइन पे भी एक्स्ट्रा चार्ज आएगा। जैसे यहाँ पर जब मैंने लिखा है Cl- एनाइन हो गया, यहाँ पे जब मैंने लिखा कार्बन CO तो ये मॉलिक्यूल का रोल प्ले कर गया, वाटर किया तो ये मॉलिक्यूल का रोल प्ले कर गया, विच डोनेट देयर
which donate their electron pair, which donate their electron pair, किसको डोनेट करते हैं? टू सेंट्रल, ये ना बार बार वर्ड लिखना है इसको, चाहे तुम लोग शॉर्ट फॉर्म कर लो सीएम में या ओब्लिक क्या कर दो आयन। विच डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम और आयन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, टू सेंट्रल मेटल एटम सीएम में या ओब्लिक आयन, टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज कॉल्ड लिगेंड, to form coordinate bond is called ligand। क्लियर? अब कौन सा रह गया साथ में? सीएमए को डिफाइन करना, तो लिख लो द मेटल एटम, द मेटल एटम टू विच, इसको सेंट्रल मेटल एटम और आयन, द मेटल एटम टू विच these ligands, to which these ligands get attached, to which these ligands get attached is known as, is known as, क्या नाम दे दिया इसको? CMA oblique ion, is known as CMA oblique ion। कुछ क्लियर हुआ? सिर्फ एक टर्म क्लियर की है, लिगेंड। नेक्स्ट है, मुझे याद है हमारा ना आधा लेक्चर तो नहीं 30-40 मिनट्स डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स पे जाएंगे। एक जैसे अगर हिंट दूँ, जितने मैंने अभी बोर्ड पर एग्जांपल लिखे है, इधर तानिश 2 मिनट बाद मुझे 2 मिनट सुन लो मुझसे, यहाँ पे सारे एक एक पेयर इलेक्ट्रॉन दे रही है, तो ये मोनोडेंटेड लिगेंड था। पर जब मैंने ये लिखा था तुम्हारे साथ याद है COO माइनस, लिगेंड तो एक था पर ये बॉन्ड कितने बना रहा था? एक इधर से भी और एक इधर से भी। तो नेक्स्ट टाइम ना नाम आ जाएगा व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स, और ये तुम्हारे MCQ का बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। तुम्हें एग्जांपल्स आ जाएंगे अप टू हेक्साडेंटेड, दैट मीन मैंने 6 बॉन्ड बनाने हैं, तब मैंने ऐसा लिगेंड आइडेंटिफाई करना है जो एक ही लिगेंड 6 बॉन्ड बना दे। तो ये देखो लिगेंड तो एक है, 2 बॉन्ड बना रहा है, तो इसको नाम दे देंगे बाइडेंटेड। ऐसे कोई आएगा 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो वो ट्राइडेंटेड, ऐसे अप टू हेक्साडेंटेड तक जाएंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर। आज सिर्फ तुम्हें इंट्रोड्यूस किया लिगेंड्स और CMA के साथ। कुछ स्टार्टिंग पॉइंट क्लियर हुआ सबको? अब ये बताओ कल कोई है टेस्ट? शुक्र है। क्या टाइमिंग था? क्यों फिर नहीं तो रात को किसी का 12 बजे मैसेज आ जाता है। 2 टाइमिंग है, 9:30 to 11 और 11 to 12:30। और जिसके पास अभी नोट्स नहीं है ना काइनेटिक्स, अभी भी जाते समय ले जाना, तो तुम्हें से कहीं छुट्टी पे थे, जिसके पास नहीं है मुझसे ले लेना नोट्स, ठीक? चलो।